एडवेंचरर्स अवेकनिंग सेरेमनी शुरू होते ही पूरा मैदान पागलों की तरह टूट पड़ता है। हर कोई बेस्ट वेपन हथियाने की कोशिश में, जैसे मॉन्स्टर अभी यहीं उतरने वाले हों। लोग चिल्ला रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, लेकिन उसी अराजक भीड़ के बीच एक लड़का जेफ्रे बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। जब सब थक कर पीछे हटते हैं, वह आराम से लेफ्ट ओवर हथियारों के बीच चलता है और सबसे सिंपल, सबसे वीक सी दिखने वाली कॉमन डैगर उठा लेता है। बाकी सभी उसकी तरफ हंसते हैं कि ऐसा बेकार वेपन लेकर उसे कभी अच्छा क्लास नहीं मिलेगा, पर जेफ्रे उनकी हंसी को अनदेखा कर देता है, क्योंकि वह जानता है कि वह क्या कर रहा है। जैसे ही मॉन्स्टर होर्ड प्रकट होती है, सबको 5 मिनट्स मिलते हैं, जितने चाहें उतने दुश्मन गिराने के लिए। फ्लाइंग मॉन्स्टर्स हर दिशा से झपटते हैं और बाकी एडवेंचरर्स घबरा जाते हैं, लेकिन जेफ्रे की आंखें एक पल भी नहीं झपकती। वह एक ही वार में पहला मॉन्स्टर 1 शॉट कर देता है। जो लोग अभी हंस रहे थे, उनकी सांसें अटक जाती हैं। बाकी दो मॉन्स्टर्स पर टूट पड़ते हैं, लेकिन एक गिराना भी मुश्किल पड़ता है। वहीं जेफ्रे हर अटैक को ऐसे डॉज करता है जैसे उसके शरीर में हवा बह रही हो, और उड़ते हुए बीस्ट्स को एक के बाद एक गिराता जाता है। 5 मिनट खत्म होते ही मॉन्स्टर्स गायब हो जाते हैं और सभी को उनके किल्स के अनुसार क्लास ऑप्शंस मिलते हैं। कई लोग तो एक भी मॉन्स्टर नहीं मार पाते, इसीलिए उन्हें कोई क्लास चुनने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन जेफ्रे ने सबसे ज्यादा मॉन्स्टर्स हराए हैं, इसीलिए हर क्लास उसके लिए अनलॉक्ड है। सभी उम्मीद करते हैं कि वह सोर्ड्समैन या समनर जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लासेस लेगा, लेकिन वह सबको चौंकाते हुए सिंथेसाइजर चुन लेता है, एक ऐसा क्लास जिसे लगभग बेकार माना जाता है। जेफ्री बस हल्की सी मुस्कान देता है, क्योंकि खेल अब शुरू हुआ है। वह इन्वेंट्री खोलता है और फ्लाइंग सेंटीपीड से मिले आइटम्स को अपनी कॉमन डैगर से सिंथेसाइज करता है। अगले ही पल चमक उठती है, सिंथेसिस सफल होता है और उसे मिलती है डेडली डैगर सेंटीपीड। सबकी आंखें फैल जाती हैं। उन्हें नहीं पता कि जेफ्रे इस दुनिया में फंसने से पहले इसी गेम का वेटरन था, जिसने इसे अनगिनत बार क्लियर किया है। उसे हर हिडन इक्विपमेंट का स्थान और क्राफ्टिंग पता है। बाकी एडवेंचरर्स सोचते हैं ताकत लेवल और क्लास से आती है, पर जेफ्रे जानता है असली पावर हिडन रैंक इक्विपमेंट में होती है। सीन बदलता है रोग बिगिनर टाउन में, जहां नए एडवेंचरर्स गियर खरीदने में व्यस्त हैं। जेफ्रे सड़कों से गुजरते हुए हर मोड़, हर गली को पहचान लेता है, जैसे यह जगह वर्षों से उसकी यादों में बसी हो। एक दुकानदार उसे एप्पल देता है। खाते हुए वह अपने अगले कदम पर विचार करता है। उसके पास पहला हिडन रैंक वेपन है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए लेवल जरूरी है। उसे याद है दुनिया में कुल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और हर एक पर एक S रैंक डंजन का बॉस। जीतने के लिए सभी बॉसेस को हराना होगा, लेकिन लेवल 1 पर वह तुरंत डंजन में जाने का फैसला करता है। नीचे उतरते ही उसके सामने टेलीपोर्टेशन पोर्टल खुलता है, सीधे C रैंक डंजन का। स्क्रीन पर नाम चमकता है, द वुडमन्स फॉरेस्ट। वार्निंग, एक बार अंदर गए, मिशन पूरा किए बिना बाहर नहीं निकल सकते। गहरी सांस लेकर वह पोर्टल में कदम रखता है। अंदर पहुंचकर वह सोचता है कि यह जगह आमतौर पर लेवल 30 के खिलाड़ियों के लिए होती है। लेवल 1 इक्विपमेंट और स्टैट्स में यहाँ कदम रखना मौत को दावत देना है। अचानक झाड़ियों में सरसराहट होती है। एक लेवल 17 डेविल प्लांट। जेफ्रे सेंटीपीड डैगर कसकर पकड़ता है। लेवल गैप 16 का है, एक मिस्टेक भी उसे खत्म कर सकती है। टेंटिकल्स उसकी तरफ झपटते हैं, लेकिन वह गेम की यादों पर भरोसा करके सारे अटैक्स डॉज कर लेता है। ओपनिंग मिलते ही वह वीक स्पॉट पर वार करता है और शार्प आईज स्किल एक्टिवेट हो जाती है। मॉन्स्टर तुरंत मर जाता है। सिस्टम बताता है कि वह लेवल 1 से सीधा लेवल 10 तक पहुंच गया है। स्टैट्स देखते हुए उसे HP, MP और 5-5 स्टैट पॉइंट्स का मैसिव बूस्ट मिलता है। वह सारे 45 पॉइंट्स डिफेंस में डाल देता है, जिसे वह बढ़ाकर 62 कर लेता है, क्योंकि यही उसकी एकमात्र उम्मीद है कि उसे 1 शॉट न किया जाए। आगे बढ़ते हुए 3 लेवल 23 नोआर स्नेक्स सामने आ जाती हैं। तीनों मिड बॉस मॉन्स्टर्स। एनकाउंटर रेट 1% से भी कम। बिना वार्निंग एक स्नेक हमला करती है। वह मुश्किल से डॉज करता है, बाकी दोनों भी घेर लेते हैं। उनकी स्पीड, एग्रेशन सब वैसा ही है जैसा गेम में था। जेफ्रे एक हमला करने कूदता है, लेकिन स्नेक्स एक दूसरे की रक्षा करने लगती हैं। वे कोऑर्डिनेट कर रही हैं। एक स्नेक अचानक पीछे से उसके कंधे में दांत गड़ा देती है। दर्द से उसकी चीख निकल जाती है। वह इंस्टिंक्ट में वार करता है और स्नेक मर जाती है। HP सिर्फ 8 पॉइंट्स बचती है। डिफेंस में पॉइंट्स डालने का फैसला उसे बचा लेता है। तभी नोटिफिकेशन चमकता है, सेंटीपीड का दूसरा स्किल अनलॉक। क्विकनेस। उसकी एजिलिटी 19 से बढ़कर सीधी 190 हो जाती है। कुछ ही पलों में वह दोनों स्नेक्स का सिर कलम कर देता है। लेवल तेजी से 17 तक पहुंच जाता है। थका हुआ जेफ्रे एक पेड़ के नीचे बैठता है। वह जानता है कि उसकी लेवल अब बॉस के लिए पर्याप्त है। हील करने का मन है, लेकिन अगर HP बढ़ गई तो क्विकनेस बफ हट जाएगा। इसलिए वह बिना रिकवरी फाइट करने का निर्णय लेता है। पर ये वह जंगल में और आगे बढ़ता जाता है। रास्ते में मिलने वाले सभी मॉन्स्टर्स
को काटता हुआ। वह एक नई हिडन आइटम बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स भी इकट्ठे कर रहा है। वाटर, थॉर्नी वाइन, एसिडिक बेरी, कैटरपिलर, स्केलेटन जेली लीव्स। डी रैंक आइटम के लिए भी लिस्ट बहुत लंबी है। इतने में पीछे से बेयर मॉन्स्टर हमला करता है। वह एक ही बार में उसे गिरा देता है, मगर बैठकर थकान में कह देता है कि यह गेम बहुत रियल लगता है, लेकिन रुकने का समय नहीं। वह इंग्रेडिएंट्स जुटाते हुए वाटरफॉल तक पहुंचता है, जहां तीसरा इंग्रेडिएंट लेना होता है। तभी कोई आवाज पुकारती है। वह पलट कर देखता है और हैरान रह जाता है। उसके गांव के लोग, सबसे आगे जूलियस, पीले बालों वाला वही लड़का जो हमेशा उसे तंग करता था। वह हंसते हुए जेफ्रे के सिंथेसाइजर गियर का मजाक उड़ाता है। जूलियस अपने दोस्त से कहता है कि वह और जेफ्रे एक ही विलेज के हैं, लेकिन जेफ्रे सबसे गरीब था। पिता पहले ही मर गए थे, माँ बीमार है, बहन उसकी देखभाल करती है। जेफ्रे यह सब चुपचाप स्वीकार करता है। जूलियस को उसकी चुप्पी खटकती है और वह गुस्से में उसे कॉलर से पकड़ लेता है, धमकी देते हुए जैसे पुराने दिनों में करता था। तभी जमीन कांप उठती है। एक भयानक रोर जंगल को हिला देती है। सब मुड़कर देखते हैं और अंधेरे से निकलता है लेवल 31 बॉस मॉन्स्टर साइक्लॉप्स। पीले बालों वाला लड़का चीखता है कि भागो, लेकिन देर हो चुकी है। साइक्लॉप्स की भारी नजर उसी पर टिक चुकी है और पल भर में वह बॉस के एक ही वार में वन शॉट हो जाता है। उसका दोस्त डर से जमीन पर गिर पड़ता है, जबकि हमारा एमसी मॉन्स्टर को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है। लेवल गैप बहुत बड़ा है और साइक्लॉप्स की डिफेंस उसकी अटैक्स को बेअसर कर सकती है। यह बात वह जानता है। तभी नोटिफिकेशन चमकती है। वह मॉन्स्टर का टारगेट बन चुका है और बैटल से भागना अब असंभव है। वह शांत मन से सेंटीपीड स्वॉर्ड निकालता है। साइक्लॉप्स गरजते हुए उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन क्विकनेस पैसिव उसकी स्पीड को असंभव स्तर तक बढ़ा देती है। वह हर अटैक को ऐसे डॉज करता है जैसे उसने यह लड़ाई 1000 बार खेली हो। किनारे खड़ा जूलियस स्तब्ध रह जाता है। जिस लड़के को वह हमेशा कमजोर समझता था, उसकी आंखें अब उसकी स्पीड पकड़ भी नहीं पा रही। हमारा एमसी साइक्लॉप्स के इर्द गिर्द घूमते हुए सोचता है कि सिर्फ भागकर जीत नहीं मिलेगी। वह मॉन्स्टर के हाथ पर चढ़कर हमला करता है, लेकिन साइक्लॉप्स उसे ब्लॉक कर काउंटर देने की कोशिश करता है। वह उछलकर साइक्लॉप्स की गर्दन के पीछे वाले वीक स्पॉट पर वार करता है, पर अटैक मुश्किल से खरोंच छोड़ता है। साइक्लॉप्स पलटकर उसे जमीन पर धकेल देता है। लेवल डिफरेंस साफ दिखाई देता है और हर डॉज उसकी स्टैमिना खा रहा है। फिर भी वह हार नहीं मानता। साइक्लॉप्स की लगातार झपटों से बचते हुए उसे एहसास होता है कि लड़ाई पलटने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग आइटम चाहिए। उसके पास पहले से 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन बाकी मटेरियल्स पास में पड़े जूलियस के पास हैं। वह बिना सोचे उसकी तरफ दौड़ता है। जूलियस की घबराई चीखों को अनसुना करते हुए वह इंग्रेडिएंट्स लपक कर पानी की तरफ भागता है और तेजी से एफ रैंक पॉइजन तैयार करने लगता है। एक ऐसा जहर जो पीते ही हर सेकंड एचपी ड्रेन करता है। जूलियस हंसकर कहता है कि साइक्लॉप्स की पॉइजन टॉलरेंस बहुत हाई है, यह कुछ नहीं करेगा। पर हमारा एमसी शांत स्वर में कहता है कि उसे पता है वह क्या कर रहा है। वह नोआर स्नेक से निकाला हुआ वेनम निकालता है और नए इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स करता है। इससे हाई ग्रेड पॉइजन बनता है। वह उसे सीधे अपनी सेंटीपीड डैगर में इन्फ्यूज कर देता है। सिस्टम चमकता है। वेपन को पॉइजनस एट्रीब्यूट मिल गया है। जूलियस की आंखें फटी रह जाती हैं, पर हमारा एमसी मुस्कुराता है। अब यह डैगर असली रूप में है। साइक्लॉप्स फिर गरजता है और दूसरा राउंड शुरू होता है। वह चार्ज करता है, पर हमारा एमसी हवा की तरह डॉज करता है। उसकी पीठ पर चढ़ता है और कई वार करता है। पॉइजन धीरे धीरे असर शुरू करता है, इवन विद हाई रेजिस्टेंस। कुछ हमलों बाद वेनम उसकी डिफेंस को तोड़ने लगता है। साइक्लॉप्स लड़खड़ाता है, कमजोर पड़ता है। हमारा एमसी उसके कंधे पर चढ़ता है, सारा फोकस एक जगह जुटाता है और डैगर सीधे उसकी एक आंख में घोंप देता है। शार्प आइड स्किल एक्टिवेट होती है। मॉन्स्टर ढह जाता है। सिस्टम विक्ट्री संदेश दिखाता है। जूलियस सदमे में कांपता है। उसकी आंखों में डर इतना है कि वह सोच लेता है कि अगला शिकार शायद वही होगा और पागलों की तरह भाग जाता है। हमारा एमसी उसे जाता देख बस उलझन भरी नजर डालता है, पर परवाह नहीं करता। वह स्टेटस विंडो खोलता है। लेवल फिर बढ़ चुका है। स्टैट पॉइंट्स बाद में डालने का फैसला कर वह इन्वेंट्री चेक करता है। 3 500 गोल्ड और साइक्लॉप्स का कैनाइन टूथ। वह खुश होता है कि सोलो प्ले का सबसे अच्छा हिस्सा है कि सारी लूट उसी की होती है। वह गोल्ड घर भेजने का सोचता है ताकि परिवार को सहारा मिले। इसके बाद वह साइक्लॉप्सिस आई ढूंढता है, नेक्स्ट हिडन आइटम के लिए जरूरी मटेरियल, लेकिन वह दिखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए फिलहाल इग्नोर कर देता है। इन्वेंटरी बंद कर वह आगे बढ़ता है और डी रैंक डंजन फ्लैट प्लेन्स के एंट्रेंस पर पहुंचता है। एक अजीब सी नॉस्टैल्जिया होती है, मानो यह उसकी एडवेंचरर जर्नी का शुरुआती पन्ना हो। उसे पता है कि गेम पूरा करने के लिए 7 कॉन्टिनेंट्स के डीमन लॉर्ड्स को हराना होगा और इसके लिए अगला हिडन रैंक इक्विपमेंट पाना जरूरी है, जो इसी डंजन में कहीं छिपा है। अंदर डिवाइन गॉडेस की स्टैचू देखकर वह रुकता है। उसे पता है इस ट्रायल को क्लियर करने के लिए साइक्लॉप्सिस आई के साथ एक और रेयर मटेरियल चाहिए। यही कारण है
कि वह यहाँ आया है। जल्द ही वह डॉग लाइक मॉन्स्टर से भिड़ता है, तेजी से उन्हें काटता चलता है। लड़ते हुए वह खुद को याद दिलाता है कि दुनिया के सभी डीमन लॉर्ड्स को हराने के लिए उसे लगातार लेवल अप करना होगा। चलते चलते उसका मन परिवार पर जाता है, टकराता है। वह सोचता है कि ताकतवर बनकर वह माँ और छोटी बहन को आराम की जिंदगी देगा और गांव के ताने हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। न्यूज पूरे रीजन में फैलती है। एडवेंचरर्स एसोसिएशन घोषणा करती है कि काले बाल और नीली आंखों वाला एक नया एडवेंचरर जीफ्रे वैन ड्रेड, जिसने बैप्टिज्म सेरेमोनी में 33 मॉन्स्टर्स मारकर रिकॉर्ड तोड़ा, अब स्टार्टर विलेज की तरफ बढ़ रहा है। अगली खबर सस्पिशियस एडवेंचरर्स की है जो कोबाल्ट बर्ड्स को अंधाधुंध शिकार कर रहे हैं। डंजन में हमारा एमसी एक मॉन्स्टर गिराते हुए देखता है कि उसके पास सारे इंग्रेडिएंट्स आ चुके हैं सिवाय एक के, कोबाल्ट बर्ड फेदर। लेकिन इतने समय में उसे एक भी बर्ड नहीं मिली, जबकि वे रेयर नहीं होती। उसे याद आता है कि हर कॉन्टिनेंट में 7 डंजन्स होती हैं, 6 रैंक से ए रैंक तक और 7वीं एस रैंक, जिसे डीमन लॉर्ड गार्ड करता है। कोबाल्ट बर्ड्स आमतौर पर इसी डी रैंक डंजन में मिलती हैं। उनकी नॉन अपीयरेंस साफ बताती है कि कुछ गड़बड़ है। वह तलवार म्यान में रखता है और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने शहर निकल पड़ता है। सिटी पहुंचकर वह जनरल स्टोर ढूंढता है। जैसे ही दरवाजे पर कदम रखता है, अंदर से कोई चिल्लाता है, रुक जाओ। अंदर वुल्फ पैक थीव्स रॉबरी कर रहे होते हैं। बाहर आते हुए वे उसे धक्का देकर कहते हैं कि आज तो बोनस मिल गया। बाहर वह देखता है कि वही थीव्स एक बच्ची को सीढ़ियों से धक्का देते हैं। वह तुरंत पकड़कर उसे गिरने से बचाता है। थीव्स उसे देखते हैं पर रुकते नहीं और भाग जाते हैं। बच्ची की माँ धन्यवाद देती है। फिर स्टोर मालिक दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि वुल्फ पैक गिल्ड फिर से लूटकर भागा है। हमारा एमसी पूछता है कि ये लोग कौन है। दुकानदार बताता है कि यह थीव्स और हंटर्स का गिरोह है जिसने हाल ही में शहर में डेरा डाल रखा है। वह यह भी बताता है कि कोबाल्ट बर्ड्स गायब होने के पीछे वही लोग हैं। वह पक्का कर लेता है कि कोबाल्ट बर्ड्स का सफाया यही गैंग कर रहा है। तभी एक थीफ उसे देख लेता है और पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। हमारा एमसी हाथ उठाकर बहाना देने की कोशिश करता है पर थीफ भरोसा नहीं करता और नाइफ लेकर उस पर झपटता है। हमारा एमसी आसानी से डॉज करता है, उसके पैर झटका कर गिराता है और गर्दन पर एक सटीक वार से उसे बेहोश कर देता है। आवाज सुन बाकी थीव्स आ जाते हैं। वे उसे घेर लेते हैं और किसी राइवल गिल्ड का स्पाई कहकर चिल्लाते हैं। वह समझाने की कोशिश करता है कि उसे लड़ाई नहीं चाहिए, बस कोबाल्ट बर्ड फेदर्स। लेकिन अपने गिरे साथी को देखकर उनका लीडर गरजता है, किसी को भी बख्शना मत, उसे मार दो। यह समझकर कि वे नहीं सुनने वाले, हमारा लड़का एक लंबी सांस लेकर अपनी तलवार तैयार करता है। थीव्स एक साथ हमला कर देते हैं। एक ब्लेड घुमाता है पर वह आसानी से उसे ब्लॉक कर देता है और तलवार की फ्लैट साइड से काउंटर मारते हुए उसके चेहरे पर चोट करता है। थीफ चीख उठता है और नाक पकड़कर कहता है कि उसने उसे तोड़ दिया। हीरो फिर साई करता है, सोचते हुए कि उसने मुश्किल से ही मारा था और यह अफरा तफरी बेकार है। उसे पता है कि पूरे गिल्ड से अकेले भिड़ना हमेशा परेशानी देता है। अचानक एक और थीफ पीछे से हमला करता है पर वह झुककर उसे किक मारकर गिरा देता है। तीसरा स्पीयर लेकर चार्ज करता है पर वह उसे पकड़ता है और उसके पेट में पंच करता है। तुरंत सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, क्रिटिकल हिट, और उसकी शार्प आइज स्किल एक्टिवेट हो जाती है। आदमी कराहते हुए गिरता है जबकि हमारा लड़का हल्की सी माफी बोलकर अगले ओपोनेंट की तरफ मुड़ता है। वह एक और अटैक डॉज करता है, दुश्मन के चेहरे पर स्लैश मारता है और उसे बेहोश कर देता है। गिरे हुए थीव्स के बीच खड़े होकर वह कहता है कि उसने कभी लड़ना चाहा ही नहीं था। घायल आदमी हकलाते हुए पूछता है वह आखिर चाहता क्या है। हीरो सीधे जवाब देता है कि उसे सिर्फ कोबाल्ट बर्ड की फेदर्स चाहिए। उसे डिस्ट्रैक्टेड देखकर लीडर अचानक पीछे से वार करता है पर हमारा लड़का उसे महसूस कर ब्लॉक कर लेता है। वह पहचान लेता है कि यही वही आदमी है जिसने छोटी लड़की को धक्का दिया था। दोनों फाइटिंग स्टांस में आ जाते हैं। उसे पता चलता है ये मासो है, वुल्फ पैक गिल्ड का वाइस गिल्ड मास्टर। मासो घमंड से पूछता है क्या उसने उसका नाम सुना है। हीरो उसे निराश करते हुए कहता है कि उसने कभी उसके बारे में सुना ही नहीं। यह नेता को और गुस्से में डाल देता है और वह सोर्ड लेकर चार्ज करता है। हमारा लड़का मॉक करता है कि उसकी तलवार थीफ के लिए थोड़ी चीप लगती है। लीडर उसकी चाल समझ लेता है पर मानता है कि वह जितना दिखता है उससे ज्यादा स्किल्ड है। जब हीरो उसके सारे अटैक्स डॉज कर लेता है तो वह इसे रेयर वेपन का कमाल मानने लगता है। वह दावा करता है कि वह एडवेंचरर है और हथियार तो बस सजावट है, असल मायने उसके क्लास और स्किल्स के हैं। वह कहता है कि सोर्ड होते हुए भी हीरो अभी भी न्यूबी है क्योंकि उसने सिंथेसाइजर क्लास की बिगिनर आर्मर पहनी है। सब समझ लेने पर लीडर स्किल इस्तेमाल करता है जिससे उसकी सोर्ड्स हवा में उठकर हीरो पर छूटती हैं। हीरो सेंटिपीड सोर्ड से उन्हें ब्लॉक करता है। लीडर कहता है कि उसे एडवांटेज है क्योंकि उसे हीरो का क्लास और उसकी स्किल्स पता है और अगर वह उसकी ब्लेड छीन ले तो वह बेकार हो जाएगा। हमारा लड़का सुनकर पूछता है कि क्या उसका क्लास थीफ है क्योंकि थीफ केवल स्टेल्थ स्किल रखते हैं। यह रेज बेट काम कर जाता है और लीडर चिल्लाता है कि वह समनर है पर इससे हीरो की मुश्किलें बढ़ती हैं
क्योंकि स्टील स्किल से वह उसकी तलवार छीन सकता है। इसलिए वह लड़ाई जल्दी खत्म करने का फैसला करता है। दो थीव्स पीछे से चार्ज करते हैं। वह फ्लिप करके बचता है और लीडर के वीक स्पॉट पर साफ वार करता है। शार्प आइज फिर एक्टिवेट होती है। नेता दर्द में चिल्लाते हुए बेहोश होकर गिर जाता है। हीरो अफसोस जताते हुए बाकी से कहता है कि अगर वे वही हश्र नहीं चाहते तो कोबाल्ट बर्ड फेदर्स दे दें। एक थीव सौदेबाजी की कोशिश करता है, पर उसका साथी हीरो पर राइवल गिल्ड स्पाई होने का आरोप लगा देता है। हालात बिगड़ते हैं क्योंकि और मेंबर्स लौट आते हैं और उसे घेर लेते हैं, गुस्से में कि किसी ने उनके गिल्ड पर हाथ उठाया। वे बहस करते हैं कि वाइस मास्टर सच में हारा या नहीं, कुछ इस पर भरोसा नहीं करते और शराब जैसी चीजों को बहाना बनाते हैं। तभी एक आवाज आती है और थीव्स अपने गिल्ड मास्टर का स्वागत करने भागते हैं। वह आता है और घटना सुनकर हीरो से पूछता है कि वह किस गिल्ड से है। हीरो शांत स्वर में कहता है कि वह अकेला आया है और किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं। गिल्ड मास्टर उसकी बात पर हंसता है कि एक आदमी ने इतने लोगों को गिरा दिया और रिवॉर्ड में उसे गिल्ड में शामिल होने का प्रस्ताव देता है। हीरो मना कर देता है। वह कहता है कि वह केवल फेदर्स के लिए आया था और शॉपकीपर तथा लड़की का बदला लेना चाहता है। वह गिल्ड को कमजोरों पर टूट पड़ने वाला कचरा कहता है। यह इंसल्ट गिल्ड मास्टर को भड़का देती है और वह वेपन निकालकर उसे चैलेंज करता है। हीरो ताकतवर वार डॉज करता है जो जमीन फाड़ डालता है। वह समझ जाता है कि यह साधारण थीफ नहीं है। अगला हमला तेज आता है और वह मुश्किल से बचता है। गिल्ड मास्टर लगातार हमले करता है और हीरो सोचता है कि उसे स्किल एक्टिवेट होने से पहले ही लड़ाई खत्म करनी होगी। वह आगे बढ़कर स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर पहले स्विंग करता है। हीरो झुकते हुए डॉज करता है और काउंटर में साफ हिट दे देता है। गिल्ड मास्टर थोड़ा हिलता है और मानता है कि उसकी सोर्ड का ब्लंट हिट भी दर्दनाक है। फिर अचानक वह वेपन रख देता है। हीरो उलझन में पड़ जाता है जब तक कि सच्चाई सामने नहीं आती। वह स्किल चिल्लाता है इन फाइट और उसके शरीर से शक्ति की लहर फूट पड़ती है। यह स्किल बेयर हैंडेड लड़ाई में 3 मिनट के लिए सारे फिजिकल स्टैट्स को दोगुना कर देती है। गिल्ड मेंबर्स खुशी से चिल्लाते हैं। हीरो समझ जाता है कि वह ब्रॉलर का सामना कर रहा है। मास्टर फिर चार्ज करता है। उसकी पंच इतनी ताकतवर कि दीवार टूट जाती है। हीरो समझ जाता है कि अगर एक भी पंच लग गई तो बात खत्म। जब मास्टर फिर हमला करता है, वह परफेक्ट टाइमिंग से सोर्ड हैंडल से काउंटर मारता है। शार्प आइज स्किल फिर एक्टिवेट होती है। सिस्टम फेटल ब्लो की पुष्टि करता है। गिल्ड मास्टर लड़खड़ाकर गिरता है, दर्द से उल्टी करता है और डिफीटेड बीस्ट की तरह बेहोश हो जाता है। उसके गिरते ही बाकी थीव्स डर से जम जाते हैं। एक चोर हकलाकर पहचानता है कि यह वही एडवेंचरर है जिसे न्यूज में देखा था। सब हैरान होकर समझ जाते हैं कि यह वही ब्लू आइड प्रोडिजी है। हीरो उलझन में रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वे उसे देखकर ऐसे क्यों भाग रहे हैं और यह भी कि वे उसका नाम कैसे जानते हैं। जब वह उन्हें आवाज देता है, उसकी आवाज से भी वे और डरकर भाग जाते हैं। वह सोच में पड़ जाता है कि वे क्यों भागे जबकि उनकी संख्या ज्यादा थी। वह साई करता है और आगे बढ़ता है। गिल्ड मास्टर अभी भी बेहोश पड़ा है, इसलिए वह कोबाल्ट फेदर्स और चोरी का सामान लेकर शॉपकीपर को लौटा देता है। काम खत्म कर वह अपनी अगली मंजिल की तरफ जाता है। बी रैंक डंजन साइग्रिन फॉल्स। अंदर की एक गुफा में उसने लेवल 35 बॉस बफोमेट को हराया है। सिस्टम उसकी जीत कंफर्म करता है और एक्सपी देता है। क्रीचर को देखते हुए वह कंधे उचकाता है। साइक्लॉप्स की लड़ाई के मुकाबले यह बहुत आसान लगा। डंजन छोड़कर वह डिवाइन गॉडेस की स्टैच्यू वाले प्लाजा में पहुंचता है। स्टैच्यू को देखते हुए उसे नॉस्टैल्जिया घेर लेती है। कथा के अनुसार स्टैच्यू अनलॉक करने पर दूसरा हिडन ट्रेजर मिलता है। वह साइक्लॉप्स आईबॉल और कोबाल्ट फेदर्स निकालकर स्टैच्यू के हॉलो पार्ट्स में सावधानी से फिट करता है। जैसे ही उसने काम पूरा किया, सिस्टम मैसेज आता है कि डिवाइन गॉडेस की विशेस पूरी हो गईं। स्टैच्यू की आंखों से खुशी के आंसू गिरते हैं और गोल्डन कप में भरते हैं। कप में नया आइटम प्रकट होता है, लूसिफर्स हेलो, एक अननोन रैंक ट्रेजर जो वेरर की लक को 100 पॉइंट्स बढ़ाता है और जिसकी ड्यूरेबिलिटी अद्भुत है। रिंग 3 एबिलिटीज देती है, दूसरों के थॉट्स और इमोशंस को पढ़ने की शक्ति, 3 माइल रेडियस में एडवेंचरर्स और मॉन्स्टर्स की मैजिक डिटेक्ट करने की पैसिव सेंस, और तीसरी मिस्टीरियस एबिलिटी जो कुछ शर्तों पर अनलॉक होगी। वह मुस्कुराकर समझ जाता है कि इसे पाना इतना मुश्किल क्यों था। वह मूर्ति की ओर देखता है और शांत स्वर में देवी का धन्यवाद करता है। जैसे ही वह हेलो पहनता है, उसे ऐसा लगता है जैसे कोई मृत व्यक्ति फिर से जीवित हो गया हो। लेकिन यह रूप उसके लिए मददगार हो सकता है, क्योंकि कोई भी नहीं सोचेगा कि वह एक शक्तिशाली डिफेंस आइटम पहने है। लूसिफर्स हेलो पाने के बाद वह एस रैंक डंजन माउंट एग्नी की ओर बढ़ता है। वहां पहुंचकर उसका उत्साह खत्म हो जाता है जब वह दीवार पर लगा नोटिस पढ़ता है कि यह डंजन इतना खतरनाक है कि केवल 7 या उससे अधिक लोगों की टीम ही अंदर जा सकती है। टीम न होने पर वह निराश होकर एसआई जाया करता है। उसे याद आता है कि एस रैंक बॉस को हराने के बाद डंजन गायब हो जाता है और बाद में 6 कॉन्टिनेंट्स में कहीं भी फिर दिखाई देता है। वह खुद को याद दिलाता है कि पहला डीमन किंग
हराते ही उसे दूसरा रियल्म खोलने का टाइटल मिल जाएगा। वह तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, पर तभी आसपास की आवाजें उसे रोकती हैं। लोग फ्लेम विजर्ड नाम की मशहूर एडवेंचरर की चर्चा कर रहे हैं। वह देखता है कि एडवेंचरर्स का एक समूह बैठा है और उनके बीच एक शांत सी लड़की बैठी है, फ्रेया एशबेरी, 23 साल की, लेवल 45 विजर्ड। उसे देखते ही उसकी माइंड रीडिंग स्किल एक्टिवेट हो जाती है और वह उसके विचार महसूस करता है। वह एस रैंक डंजन में जाना चाहती है, पर टीम पूरी नहीं है। उसे मौका दिखता है और वह मुस्कुराता है। उसे पता चलता है कि उनकी टीम अभी बंट गई है क्योंकि उन्हें और साथी नहीं मिले। वह आगे बढ़कर पूछता है कि क्या वे उसे टीम में ले सकते हैं। सब मुड़कर उसे देखते हैं, पर उनकी नजरें उसके सिर पर तैरते डेथ हेलो पर टिक जाती हैं। उसे तुरंत समझ आता है कि वे क्या सोच रहे हैं, पर वह अनदेखा करता है। समूह का एक ब्राउन हेयर्ड आदमी विनम्रता से मना कर देता है, बताते हुए कि वे फिलहाल हार मान चुके हैं। हीरो माइंड रीडिंग से उसकी चिंता महसूस करता है। उनका एक साथी घायल है और अस्पताल में है। स्थिति समझकर वह लड़की की राय पूछता है। उसका चिंतित चेहरा बताता है कि वह परेशान है। जब वह पूछता है कि क्या उसके पास डंजन में जाने की कोई निजी वजह है, वह टालने की कोशिश करती है, पर उसकी भावनाएं सच उगल देती हैं। उसके पिता, एक एक्सप्लोरर, 1 महीने पहले इसी डंजन में गायब हो गए थे। यह समझकर वह अपना परिचय ठीक से देता है और कहता है कि वह भी एस रैंक डंजन में जल्द जाना चाहता है। उसका नाम सुनते ही समूह चौंक जाता है। वे याद करते हैं कि बैप्टिज्म सेरेमोनी में 33 मॉन्स्टर्स हराने वाला वही लड़का है। उसी क्षण उसे समझ आता है कि लोग उसे देखकर क्यों डरते हैं या हैरान हो जाते हैं। लड़की भी आश्चर्य में है, पर सतर्क बनी रहती है। उसे उसकी मौजूदगी अजीब लगती है, जैसे वह उसके विचार पढ़ सकता है। वह महसूस करती है कि यह लड़का बहुत लड़ाइयां झेल चुका है और यही बात उसे और सावधान बनाती है। उसकी झिझक देखकर हमारा लड़का इंतजार करने का फैसला करता है। थोड़ी देर बाद वह उसे टीम में शामिल होने देती है, लेकिन चेतावनी देती है कि अगर वह बेकार निकला तो उसे वहीं छोड़ देगी। वह आभार में चुपचाप धन्यवाद करता है और लूसिफर्स हेलो की लक की प्रशंसा करता है। समय बीतता है और टीम एस रैंक डंजन पहुंचती है, जहां फटते पहाड़ और पिघला लावा बह रहा है। हमारा लड़का वैनगार्ड बनता है और मन ही मन शिकायत करता है कि उसे सबसे खतरनाक जगह दे दी। पीछे एक नाइट लड़की से कहता है कि शायद उसे टीम में शामिल करना गलत था। वह ठंडे स्वर में जवाब देती है कि अगर वह मददगार रहा तो ठीक, नहीं तो बेट की तरह काम आएगा। एक लाल बालों वाला युवक उसके पास आता है और पूछता है, क्या वही न्यूज में चर्चित व्यक्ति है? हीरो असहज होकर कहता है, शायद वह ही है। युवक शक में है और हीरो उसके आसपास की अविश्वास की भावना महसूस करता है। एक और ब्राउन हेयर्ड एडवेंचरर सुनकर हंसता है और उसे झूठा कहता है, उसके हेलो का मजाक उड़ाता है। हीरो चिढ़कर सोचता है कि वे लोग रूप देखकर ही निर्णय कर रहे हैं, आइटम की असल शक्ति नहीं समझ रहे। तभी लूसिफर्स हेलो स्पेल डिटेक्शन एक्टिवेट करता है। उसे अचानक एनर्जी सर्ज महसूस होती है, या तो मॉन्स्टर अटैक या इरप्शन। वह सपोर्ट टीम को तुरंत प्रोटेक्शन स्किल्स इस्तेमाल करने को कहता है। ब्राउन हेयर्ड आदमी हिचकिचाता है, पर तभी वोल्केनो जोरदार विस्फोट करता है। लावा और पत्थर आसमान में फेंक दिए जाते हैं। शील्ड यूजर शॉक में जम जाता है जब तक हीरो उसे चीखकर चेतावनी नहीं देता। वह आखिरकार पर्पल शील्ड एक्टिवेट करता है और ग्रुप को बचा लेता है। हीरो देखता है कि लावा गिरता ही जा रहा है और समझ जाता है कि आगे बढ़ने से पहले इरप्शन शांत होना होगा। अफरा तफरी के बीच लड़की शांत रहती है और सबको स्थिर रहने को कहती है। वह आगे बढ़कर मंत्र पढ़ती है। एक चमकता मैजिक सर्कल बनता है और उसके ऊपर एक विशाल फायरबॉल बनता है। वह पूरा चार्ज होने पर अपना स्टाफ उठाती है और फायरबॉल छोड़ देती है। जलता गोला हवा चीर कर निकलता है और सारे गिरते लावा और चट्टानों को नष्ट कर देता है। कुछ ही पलों में मौत की बारिश खत्म हो जाती है। हीरो उसकी शक्ति देखकर दंग रह जाता है, पर तभी जमीन जोर से हिलती है, धरती फटती है और लाल बालों वाला आर्थर नीचे गिर जाता है। हीरो तुरंत कूदकर उसका हाथ पकड़ लेता है और खींचने की कोशिश करता है, पर जमीन उसके नीचे भी ढह जाती है और वे दोनों अंधेरे में गिरते चले जाते हैं। गिरते हुए हीरो अपनी किस्मत को कोसता है। यह ऊंचाई जानलेवा हो सकती है, पर नीचे पहुंचते ही उसे लगता है कि कोई नरम चीज उन दोनों को थाम लेती है। दोनों सुरक्षित हैं। वह देखकर राहत की सांस लेता है कि वे एक विशाल सॉफ्ट हेड बैट की पीठ पर गिरे हैं, जो सामान्य चमगादड़ से 30 गुना बड़ी है। वह लूसिफर्स हेलो की लक को धन्यवाद देता है, पर राहत थोड़ी देर की है। बैट का शांत चेहरा गुस्से में बदल जाता है जब उसे 2 अजनबी महसूस होते हैं। हीरो तुरंत खतरा महसूस करता है और आर्थर को हटने की चेतावनी देता है। वे उतरने की कोशिश करते हैं, पर बैट की फ्यूरी बढ़ती जाती है। हीरो आर्थर को समझाता है कि सॉफ्ट हेड बैट साधारण मॉन्स्टर नहीं, उस पर पड़ा कोई भी फोर्स वह अब्सॉर्ब कर लेती है और एम्पलीफाइड काउंटर अटैक के रूप में लौटा देती है। उनकी गिरावट ने ही उसे चार्ज कर दिया है। बैट मुंह खोलती है और तेज चीख के साथ साउंड वेव छोड़ती है।
चट्टानें टूटकर उड़ जाती हैं। हीरो आर्थर को पकड़कर पीछे फेंक देता है और खुद बीस्ट का सामना करता है। आर्थर दूर से देखता है कि दीवारों में कितने बड़े छेद बने हैं और समझता है कि हीरो ने न बचाया होता तो वह भी मिट जाता। वह सोचता है कि क्या एस रैंक डंजन के मॉन्स्टर्स ऐसे ही होते हैं। तभी तेज सीटी जैसी आवाज आती है। वह घबरा जाता है जब देखता है कि विशाल सॉफ्ट हेड बैट एक ही वार में मारी जा चुकी है। टीम के पास लड़की अपनी मैजिक पर ध्यान लगाए है। एक हल्की ऑरा उसे घेरती है जब वह जीवन के निशान तलाशती है। ब्राउन हेयर्ड आदमी पूछता है क्या उसे कुछ मिला। वह राहत से कहती है कि आर्थर अभी भी जिंदा है, पर उसका मन हीरो पर अटका रहता है। उसे याद आता है कि इरप्शन सबसे पहले उसी ने महसूस किया था और कैसे उसने आर्थर को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। जितना वह सोचती है उतना ही वह समझ नहीं पाती कि वह असल में कौन है और उसके पास कैसी शक्ति है। बाकी टीम आगे की योजना पर चर्चा करने लगती है। लड़की कहती है कि आर्थर को और खोजने से उनकी ताकत पहले ही खत्म हो जाएगी। इससे पहले कि वे डीमन किंग से लड़े, उनका मुख्य लक्ष्य उसे हराकर जमाने भर के लिए शांति लाना है। वह आश्वस्त करती है कि वह व्यक्ति उसका छोटा भाई है और वह खुद ही ठीक हो जाएगा। शांत स्वर के पीछे वह अपनी फिक्र छिपाती है, चुपचाप अपने भाई और अपने पिता की सुरक्षित वापसी की प्रार्थना करती है। गहरे भूमिगत में आर्थर बताता है कि समूह की लीडर उसकी बहन है और उनका गायब पिता इसी डंजन में लापता हुआ था। यह सुनकर हमारा लड़का पूछता है क्या वह आगे चलने के लिए शांत है और तय करता है कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। लाल बाल वाला युवक कन्फर्स्ड है कि वे ऊपर की ओर क्यों नहीं जा रहे। डीमन किंग का लॉयर तो पहाड़ के ऊपर ही है। हमारा हीरो उसे सख्ती से बताता है कि उसके करंट लेवल पर सीधे डीमन किंग से टकराना मौत होगा। इसलिए वह आर्थर को कमजोर क्षेत्रों में ले जाने का फैसला करता है जहां छोटे मॉन्स्टर्स होते हैं और वह पहले मजबूत बन सकेगा। युवक घबराया हुआ पर जानता है कि वह सही कह रहा है। वह क्वान कसकर ठान लेता है कि वह मजबूत बनेगा। कुछ ही देर में वे एक बड़े खुले मैदान में पहुंचते हैं जहां आग से लाल फायरबर्ड्स की फौज उड़ रही होती है। वह समझ जाता है कि ये क्रीचर्स सॉफ्ट हेड बैट से कहीं ज्यादा मजबूत हैं और एक बार में इनकी टुकड़ी से लड़ना सुसाइड होगा। पर हमारे लड़के की योजना कुछ और ही है। बिना कुछ कहे वह अपनी तलवार कसकर पकड़ता है और तेजी से आगे बढ़ता है। उसकी ब्लेड एक बार झिलमिलाकर क्लीन कट लगाती है और एक फायरबर्ड तुरंत ही बिना गर्दन के गिर पड़ता है। बाकी फ्लॉक आग में चीखते हुए उस पर झपटते हैं, पर वह एक एक कर उन्हें बिना मेहनत के काट देता है। लाल बाल वाला समूह चकित होकर देखता रह जाता है। वह हीरो की ओवरवेलमिंग ताकत देखकर हैरान है, पर उसकी दंगगी ज्यादा देर नहीं चलती। तभी गर्मी की एक तेज लहर चेतावनी देती है कि खतरा पीछे से आ रहा है। वह मुड़कर समय पर देखता है। एक फायर चिकन सीधे उस पर डाइव कर रही है। उसकी चोंच आग से चमक रही है। वह इंस्टिंक्ट से छलांग लगाकर नैरो डॉज करता है। क्रीचर चूंकि जाती है और वापस घूमकर फिर अटैक करने को तैयार होती है। क्रोधित होकर झट से वह तीर निकालता है क्योंकि पास लड़ाई खतरनाक थी। उसका एरो मॉन्स्टर की गर्दन से गुजरता है और वह स्पार्क्स उड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ती है। वह गर्व से मुस्कुराता है। उसकी कॉन्फिडेंस फिर लौट आई है। जब वह हमारे लड़के की ओर मुड़कर देखता है तो वह दृश्य देखकर ऑलमोस्ट स्टन्ड रह जाता है। दर्जनों फायरबर्ड्स जमीन पर बिखरे पड़े हैं और वह हीरो उनके बीच में आराम से खड़ा है। कैजुअल तरीके से एक रोस्टेड ड्रमस्टिक चबाते हुए वह ग्रिन्स करके उसे एक दे देता है, बताकर कि फायरबर्ड मीट बिल्कुल फ्राइड चिकन जैसा स्वाद देता है। युवक डिसबिलीफ में है, क्या वह इसे छू भी सके या खाए भी। पर हीरो मजे के लिए नहीं खा रहा होता। अंदर वह कर्ज करता है कि उसे फुल एनहांसमेंट के लिए 50 ऐसे खाने होंगे। तभी उसकी मैना सेंस स्किल एक्टिवेट होती है और वार्निंग देती है कि एक बड़ा एनर्जी सर्ज तेजी से आ रहा है। वह ठिठक जाता है। बुरा टाइमिंग। ऊपर देखता है और एक विशाल लेवल 45 सैलामेंडर को धीरे धीरे उनके तरफ बढ़ते देखता है। हमारे लड़के को तुरंत पता चल जाता है यह माउंट एग्नी का मिड लेवल बॉस है, पर तभी उसे तेज पेट दर्द होता है और वह उल्टी कर देता है। उसकी स्टैट्स 30% गिर जाती हैं। वह उठकर देखते ही सैलामेंडर अपनी मैसिव टेल घुमाकर हमला करता है। वह डॉज करता है, पर अटैक जमीन पर लगकर उसे दीवार से टकरा देता है। वह जल्दी से आर्थर की जांच करता है और वह कहता है कि वह ठीक है। वह रेड हेड को रास्ते से हटने के लिए कहता है और खुद मॉन्स्टर को संभालने की ठान लेता है। क्रीचर के धीमे मूवमेंट्स देखकर वह हंसकर कहता है शायद उसे भी कुछ खराब खा लिया था। तभी सैलामेंडर हंसते हुए हड्डियां उछालता है और हमारे लड़के समझ जाता है कि वे ह्यूमन रिमेन्स हैं। पास में एक सोड पड़ा देख युवक जमकर शॉक होता है। हीरो तंज में कहता
कहता है कि जल्दी से फाइट खत्म कर लें वरना दोनों फिर उल्टी कर देंगे। जब युवक सोड और फटे कपड़े देखता है और पहचानता है कि वे उसके पिता के हैं तो रेज उसे घेर लेती है। सिस्टम अलर्ट करता है कि आर्थर की किलिंग इंटेंट तेजी से बढ़ रही है। उसका चेहरा क्रोध से ताना हुआ है और वह वेपन निकालकर सैलामेंडर पर चार्ज करता है, चिल्लाते हुए कि वह अपने पिता का बदला लेगा। हीरो उसे रोकने की कोशिश करता है, चेतावनी देता है कि वह अकेले लड़कर नहीं जी सकेगा, पर सैलामेंडर पहले वार कर देता है और उसे फिर हवा में उछाल देता है। युवक हार नहीं मानता और क्रीचर को मारने की कसम खाता है। हीरो उसे पकड़कर चिल्लाता है कि रुक जाए वरना वह मर जाएगा और उसकी फैमिली और भी दुख में चली जाएगी। युवक कुछ पल थमता है और कहता है कि वह क्रीचर को माफ नहीं कर सकता। आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिस्टम बताता है कि वह खुद को कमजोर मानकर खुद को दोष दे रहा है। सहानुभूति में हीरो माफी मांगता है कि उसने चिल्लाया और पूछता है क्या वह इंस्पायर स्किल इस्तेमाल कर सकता है और उसके पास इन्वेंट्री में क्या है। युवक हीलिंग पोशंस, एक बो, एरोज और सॉफ्ट हेड बैट फर बताता है। हैरान करने वाली चीज वहां कैसे आई थी यह स्पष्ट नहीं। हीरो मुस्कुराता है और बताता है कि यह हंटर की हिडन एबिलिटी का हिस्सा है, पर ज्यादा न बताकर रणनीति बताता है। योजना सुनकर वे दोनों तैयार होते हैं। हीरो सैलामेंडर के सामने खड़ा होकर सपोर्ट बफ के लिए कहता है। युवक इंस्पायर स्किल एक्टिवेट करता है। लाइटनिंग उसी के चारों तरफ लपेटती है और सिस्टम बफ अनाउंस करता है। उसकी स्ट्रेंथ और एजिलिटी 30% तक बढ़ती है 5 मिनट के लिए। युवक उसे सॉफ्ट हेड बैट फर दे देता है जिसे वह तुरंत यूज कर लेता है और खुद को शक्तिशाली महसूस करता है। वह सैलामेंडर पर झपटता है। मालूम होता है कि उसकी एचपी विशाल है और आमतौर पर एक पूरी टीम चाहिए होती है। उसकी पहली स्ट्राइक क्लीन लगती है और सेंटीपीड पॉइजन मॉन्स्टर के शरीर में फैल जाता है। युवक दूर से एरो सीधा सैलामेंडर की आंखों के बीच वाले वीक पॉइंट पर मारता है जिसे हीरो ने पहले आइडेंटिफाई किया था। लड़ाई आगे बढ़ती है और मॉन्स्टर एरोज से ढक जाता है, पर फिर वह रोर करके रेज मोड में चला जाता है। सिस्टम चेतावनी देता है कि उसके स्टैट्स स्काई रॉकेटेड हो गए हैं। युवक अपनी जगह से गर्मी महसूस करता है और समझता है कि लड़ाई कितनी खतरनाक हो गई है, पर वापस हटने के बजाय हमारे लड़के का इरादा मॉन्स्टर की बूस्टेड पावर को उसके खिलाफ वह फिर से सॉफ्ट हेड बैट फर पर वार करता है। थंडर बर्स्ट निकलता है और वह देखता है कि सैलामेंडर का वीक पॉइंट अब उसके फ्रंट लेग्स पर शिफ्ट हो गया है। आर्थर एक पैर पर एरो मारता है जबकि हीरो दूसरे पर वार करता है। शार्प आइज एक्टिवेट होती है और मॉन्स्टरस डैमेज होता है। मॉन्स्टर कमजोर पड़ता है, पर जैसे ही वे उसे खत्म करने लगते हैं सैलामेंडर रीजेनरेशन शुरू कर देता है। अर्जर घबरा जाता है। अगर यह पूरी तरह हील कर गया तो वे हार जाएंगे। वह जल्दी से बो रिलोड करता है और रेडी सिग्नल देता है। हीरो सिर हिलाकर चार्ज करता है, डिटरमाइंड की लड़ाई खत्म करनी है। जैसे ही सैलामेंडर उस पर झपटता है वह उसके सिर पर स्लैश करता है, फिर सॉफ्ट हेड बैट फर हवा में फेंकता है और अर्जर को टारगेट लेने के लिए कहता है। युवक ध्यान से एम करता है और एरो चलाता है। फर सीधे सैलामेंडर के खुले मुंह में जाकर गिरता है। कुछ पल कुछ नहीं होता और वे घबरा जाते हैं, पर हीरो शांत कर कहता है 3 तक गिनो। जैसे ही वह 3 पूरा करता है अंदर एक विशाल एक्सप्लोजन सैलामेंडर के मुंह में फूटती है और उसका शरीर पूरी तरह फट जाता है। सॉफ्ट हेड बैट फर की हिडन एबिलिटी यह थी कि वह एब्जॉर्ब करके अटैक्स को ट्रिपल पावर में वापस छोड़ देती है। बड़ी एक्सप्लोजन के बाद सिस्टम वार्निंग करता है कि उसकी स्ट्रेंथ बफ खत्म होने वाली है। वह ऊपर देखता है और राहत से सांस लेता है कि वे लड़ाई ठीक समय पर खत्म कर चुके हैं। वे चुपचाप क्लिफ के किनारे बैठे रहते हैं। हीरो दूसरों के विचार नहीं सुनना चाहता, इसलिए थोड़ी देर के लिए लूसिफर्स हेलो उतार देता है। जल्द ही उसकी बहन बाकी टीम के साथ पीक पर पहुंचती है। जैसे ही वह अपने छोटे भाई को देखती है वह दौड़ कर आती है, पूछती है क्या वह ठीक है। पास जाकर वह सोड देखती है, उनके पिता की तलवार, और उसका चेहरा घबराहट से भर जाता है। भाई के शब्द कांपते हुए सुनाती है कि उसने सोड और पिता के कपड़े सैलामेंडर के पेट में पाए। सुनते ही वह उसे कसकर गले लगाती है और कहती है कि बस यही जानकर वह शुक्रगुजार है कि वह जिंदा है और उसने अपनी पूरी कोशिश की। पर भाई जिद पर अड़ा रहता है कि असली बचाव वह हीरो ने किया था। सभी की निगाहें उस पर टिक जाती हैं और वह चुपचाप नजदीक ही एक कब्र खोद रहा होता है। बाकी समूह उसकी पोमोसम करने के लिए सामने आता है और वे मिलकर तलवार और कपड़े सिंबॉलिक तरीके से दफन कर देते हैं। बहन और भाई कब्र के सामने घुटने टेकते हैं और चुपचाप अपने पिता के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें देखकर उसके भीतर भावनाएं उठती हैं और उसके पुराने अतीत की यादें फिर से उभर आती हैं। इसके बाद लड़की ईमानदारी से उसे धन्यवाद देती है कि उसने उनके लिए क्या क्या किया। वह बस जवाब देता है कि उसने ज्यादा कुछ नहीं किया और उसका भाई अपने बल पर जिंदा बचा। पर युवक असहमत होता है। वह कहता है कि वह अपनी सीमाएं जानता है और अगर वह न होता तो वह कभी जिंदा नहीं रहता। सैलामेंडर को मारने से लेकर उसकी जान बचाने तक सब उसी की वजह से संभव हुआ। वह जोड़ता है कि उसकी शक्ति के बारे
बारे में सुनी सारी अफवाहें सच थीं। हमारा लड़का तारीफ को टाल देता है और उन्हें याद दिलाता है कि उनका असली दुश्मन डीमन लॉर्ड एस अभी भी बाहर है और उसे हराना जरूरी है। लड़की कसम खाती है कि वह उस दुश्मन को राख में बदल देगी। समूह फिर ज्वालामुखी की चोटी की ओर बढ़ना शुरू करता है। रास्ते में मॉन्स्टर्स घात लगाकर हमला करते हैं, पर लड़की अपनी मैजिक से उन्हें उड़ा देती है और हीरो उन पर वार कर देता है, जो बहुत पास आ जाते हैं। आखिरकार वे जलते हुए शिखर पर पहुंचते हैं। वे चारों तरफ देखते हैं, यह सोचते हुए कि दुश्मन कहाँ है। तभी ज्वालामुखी फटता है और लपटों से एक विशाल भयावह क्रीचर उठता है, डीमन लॉर्ड खुद। गरजते हुए वह एडवेंचरर्स का मजाक उड़ाता है कि क्या वे यहाँ मरने आए हैं। खतरा महसूस होते ही हमारा लड़का चिल्लाता है कि सब पीछे हट जाएं। उसका पहला हमला फायर ब्रेथ होगा। लड़की तुरंत आदेश देती है कि सब उसकी बात माने। सभी पीछे हटते हैं सिवाय हीरो के, जो वहीं जमे खड़ा रहता है। लड़की चिल्लाती है कि वह हट जाए, पर तभी डीमन लॉर्ड आग की लहर छोड़ता है। लपटें पूरे क्षेत्र को निगल लेती हैं और शील्ड यूजर किसी तरह बैरियर बनाकर बाकी सबको बचा लेता है। भाई घबराकर चिल्लाता है कि शायद हीरो झलकर मर गया। डीमन लॉर्ड हंसता है, मानते हुए कि उसकी हड्डियां भी नहीं बची होंगी, पर धुआं हटते ही वह वहीं खड़ा दिखता है, पूरी तरह सुरक्षित। सब लोग हैरान रह जाते हैं। डीमन लॉर्ड पूछता है कि वह इतनी गर्मी से कैसे बच गया, और हमारा लड़का उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि यह तो ज्यादा गर्म था ही नहीं, उसकी जान इसीलिए बची क्योंकि उसने अर्लियर फायरबर्ड्स खाकर फायर रेजिस्टेंस बफ पाया था। यह देखकर डीमन लॉर्ड मुस्कुराता है और कहता है कि वह सचमुच दिलचस्प इंसान है। भाई राहत की सांस लेता है और बहन डिसबिलीफ में उसे देखती है, क्योंकि यह हमला किसी को राख बना देता। हमारा लड़का मन ही मन सोचता है कि फायरबर्ड के पीसेस खाने पर 7 मिनट का फायर रेजिस्टेंस मिलता है, फिर भी यह पूरा डैमेज नहीं रोक सका, इसलिए उसकी हेल्थ लगभग खत्म है, लेकिन एजिलिटी बहुत बढ़ गई है। डीमन लॉर्ड मनोरंजन में कहता है कि उसे बहुत समय बाद ऐसा ओपोनेंट मिला है और वह लड़ाई के लिए तैयार होता है। वह हीट वेव छोड़ता है और हवा असहनीय गर्म हो जाती है। सभी एडवेंचरर्स बर्न स्टेटस में चले जाते हैं और उनकी हेल्थ गिरने लगती है। लड़की चिल्लाती है कि सब चट्टानों के पीछे छिप जाएं, नहीं तो वे जल जाएंगे। सब जल्दी से भागकर कवर लेते हैं। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होने पर भी गर्मी अंदर घुस रही है। भाई बाहर झांककर हीरो को देखता है। वह अब भी पूरे आत्मविश्वास से डीमन लॉर्ड के सामने खड़ा है। हमारा लड़का घोषणा करता है कि अब वार्म अप खत्म हुआ और डीमन लॉर्ड की मौत का समय आ गया है। डीमन लॉर्ड हंसता है और चेतावनी देता है कि वह किसी भी इंसान जैसा नहीं है जिसे उसने पहले कभी देखा हो। वह कहता है कि सिर्फ थोड़ी गर्मी झेल लेने से ओवर कॉन्फिडेंट मत हो और असली शक्ति दिखाता हूँ। अचानक वह मैग्मा में कूद जाता है। जमीन कांपती है और कुछ पलों बाद वह ऊपर आकर सरप्राइज अटैक करता है। हीरो तुरंत रिएक्ट कर स्ट्राइक को ब्लॉक कर देता है। सब लोग अवाक रह जाते हैं। डीमन लॉर्ड फिर उसकी स्किल की प्रशंसा करता है और मोल्टन लावा में वापस कूद जाता है। लड़की ध्यान से सुनती है और समझती है कि अब आवाजें जमीन के भीतर से आ रही हैं। हमारा लड़का आंखें बंद करता है और सेंसेस पर ध्यान लगाता है। जैसे ही डीमन लॉर्ड उसके पीछे फूट कर आता है, वह अपने स्पेल डिटेक्शन स्किल की बदौलत परफेक्ट प्रिसीजन से पीछे हट जाता है। डीमन लॉर्ड भी आश्चर्य में पड़ जाता है। उसे लगा था कि यह अटैक डॉज नहीं किया जा सकता। वह उसकी इंस्टिंक्ट्स की तारीफ करता है, पर हीरो शांत स्वर में कहता है कि यह सेंसेस नहीं, उसे उसके हर मूव पहले से पता है। मनोरंजन में डीमन लॉर्ड उसे एरोगेंट कहता है और मैग्मा में लौट जाता है। वह आश्वस्त है क्योंकि हीरो सेंसिंग के बावजूद उसे स्ट्राइक नहीं कर पाया। तंग आकर हमारा लड़का तय करता है कि अब वह गंभीरता से लड़ेगा। स्पेल डिटेक्शन स्किल से उसकी लोकेशन पकड़कर वह अपने स्पीड बूस्ट के साथ क्रिटिकल हिट देने को तैयार होता है। जैसे ही डीमन लॉर्ड उसके पीछे से बाहर आता है, वह ऊंचा कूद कर नीचे गिरता है और भारी वार करता है। वह पूछता है कि क्या डीमन लॉर्ड अब भी सोचता है कि वह उसे हिट नहीं कर सकता। क्रोधित होकर डीमन लॉर्ड गुर्राता है कि वह एक ही स्ट्राइक के बाद बहुत कॉन्फिडेंट हो रहा है और उसे नीच इंसान कहता है जो दूसरों के मिशन में दखल देते हैं। यह सुनकर हमारा लड़का चकित है। यह डायलॉग गेम में नहीं था। मॉन्स्टर फिर मैग्मा में डूबता है और दोबारा ऊपर आता है, पर इस बार हीरो तैयार है और एक और क्लीन हिट मार देता है। सिस्टम बताता है कि शार्प आई स्किल से क्रिटिकल हिट लगा है। डीमन लॉर्ड हैरान है कि वह उसकी हर मूव कैसे प्रिडिक्ट कर रहा है। हीरो अंतर में मुस्कुराता है। अचानक उसके पॉइजन इफेक्ट की वजह से डीमन लॉर्ड दर्द में चीखता है। गुस्से में वह हीरो को पॉइजन इस्तेमाल करने के लिए नीचा दिखाता है। हमारा लड़का बस कहता है कि यह मौका बहुत बढ़िया था और क्योंकि उसके पास पॉइजन रेजिस्टेंस नहीं है, उसने उसकी कमजोरी का इस्तेमाल किया। लड़की चुपचाप देखती है। उसे दिख रहा है कि यह क्रीचर अकेले कई पार्टीज को मिटा सकता है, लेकिन यह रहस्यमय युवक अकेला उसके सामने खड़ा है।
मीनवाइल हमारा लड़का डीमन को लगातार चिढ़ाता है, उसे चुनौती देता है कि एक भी वार करके दिखाए। डीमन लॉर्ड गुस्से में जमीन हिलाता है। लड़की तुरंत चेतावनी देती है कि सब दूर रहें क्योंकि हीट बढ़ रही है। भाई समझ जाता है कि वह अब हीरो की मदद नहीं कर पाएगा। डीमन लॉर्ड एक और मैसिव फ्लेम अटैक करता है, लेकिन हमारा लड़का फिर भी सुरक्षित खड़ा रहता है। क्रोधित होकर डीमन लॉर्ड पूछता है कि वह उसकी मैजिक कैसे पढ़ रहा है। हीरो ताना मारता है कि क्या वह हारने पर यही बहाना देगा। डीमन लॉर्ड स्नीयर करते हुए कहता है कि अगर वह एक अटैक प्रिडिक्ट कर सकता है तो 3 एक साथ हों तो क्या करेगा। इससे पहले कि हीरो रिएक्ट करे, डीमन लॉर्ड 3 रूपों में विभाजित हो जाता है। वह स्टन्ड हो जाता है। गेम में यह कभी नहीं हुआ था। तीनों मैग्मा में गायब हो जाते हैं। वह महसूस करता है कि वह उनकी मौजूदगी सेंसिंग कर सकता है, लेकिन 3 हमले एक साथ झेलना नामुमकिन हो सकता है। अचानक उनमें से एक पीछे आकर जोरदार वार करता है। उसकी HP डेंजरसली लो हो जाती है। दूसरा अटैक करता है पर वह बच जाता है। दर्द के बावजूद उसे एक अजीब थ्रिल महसूस होती है। तीसरा अटैक होने ही वाला होता है कि लड़की फ्रॉस्ट एक्सप्लोजन डालती है और एनिमी को वहीं फ्रीज कर देती है। वह चिल्लाती है कि एक के सामने 3 भेजना बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। डीमन लॉर्ड गरजता है और उसे मारने की धमकी देता है, पर इससे पहले हमारा लड़का उसकी गर्दन एक ही वार में काट देता है। वह लड़की से कहता है कि अब जल्दी खत्म करना होगा क्योंकि सिर्फ 2 बचे हैं। एक डीमन लॉर्ड हीरो पर चार्ज करता है जबकि दूसरा विजर्ड लड़की पर। दोनों हमले रोकते हैं, हीरो अपनी ब्लेड से और लड़की अपनी मैजिक से। वह लड़की की स्पेल्स देखकर पूछता है कि क्या वह आइस मैजिक भी कर सकती है। वह कहती है कि कर सकती है, पर फायर मैजिक पसंद करती है और आइस कम इस्तेमाल करती है। वह पूछता है कि वह हीट से बिना प्रभावित हुए इतनी पास कैसे आ गई। वह बताती है कि बर्न इफेक्ट हटाने के लिए उसने आइस इस्तेमाल किया है, चाहे वह लंबे समय तक न टिके। यह सुनकर वह कहता है कि थोड़ा और बनाए रखे और स्थिर रहे। अचानक वह तेजी से डैश करता है और एक डीमन लॉर्ड को मार गिराता है। पॉइजन इफेक्ट शानदार काम कर रहा है। आखिरी डीमन लॉर्ड फिर मैग्मा में भागता है। वह तुरंत लड़की को पीछे हटने को कहता है और कहता है कि अब बाकी वह संभालेगा। लड़की कहती है कि वह समझ गई है, पर जितना हो सकेगी मदद करेगी। वह अपना सन फ्लेम मैजिक एक्टिवेट करती है और सिस्टम बताता है कि सन फ्लेम बफ सक्रिय है। उसकी मैजिक अटैक पावर बढ़ाती है और फायर रेजिस्टेंस को 3 मिनट तक मजबूत करती है। यह देखकर हमारा लड़का समझ जाता है कि उसकी फायर रेजिस्टेंस अब और भी बढ़ चुकी है। वह बताती है कि जब तक यह बफ उस पर है वह अपनी मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकती, इसलिए फिलहाल वह बस इतना ही कर सकती है। उसके बाद वह बैटलफील्ड से हट जाती है और वह उसे इतने शक्तिशाली स्पेल के लिए आवाज देकर धन्यवाद देता है। ज्वालामुखी के अंदर डीमन लॉर्ड गुस्से से भरा है, बड़बड़ाते हुए कि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इंसान उसे इस हद तक धकेल देगा। वह हमारे लड़के को कोसता है, उसे परेशान करने वाला कहता है और कसम खाता है कि जैसे ही वह संभला वह सभी को मार डालेगा। पर इससे पहले कि वह कुछ कर पाए, हीरो अचानक उसके सामने प्रकट हो जाता है। वह उसे छेड़ते हुए पूछता है कि क्या वह छिप रहा है और क्या वह लड़ने से डर रहा है। डीमन लॉर्ड हैरान रह जाता है कि वह इतनी गर्मी में भी अंदर सुरक्षित खड़ा है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाए, हमारा लड़का वार करता है और उसे जोरदार चोट पहुंचाता है। ज्वालामुखी जोर से फटता है, मैग्मा आसमान में उछलता है और बाहर मौजूद सभी लोग इसे देखकर अविश्वास में पड़ जाते हैं। कुछ पलों बाद वह इरप्शन से बाहर निकलता है। राहत से भरा लाल बाल वाला युवक उसकी ओर दौड़कर पूछता है कि वह ठीक है या नहीं। टीम का एक सदस्य तुरंत हीलिंग पोशन बुलाता है। बहन हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि अब उनके पिता की आत्मा को आखिरकार शांति मिल सकती है। फिर सिस्टम विंडो हमारे लड़के के सामने आती है, बताती है कि उसने डीमन लॉर्ड को हरा दिया और 800,000 गोल्ड कमाया। साथ ही उसे एक S और एक A रैंक आइटम भी मिलता है। दोनों रेयर मटेरियल्स थे, पर यह वह नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। लड़की उसके विचारों को तोड़ते हुए उसे धन्यवाद कहती है। उसका भाई मानता है कि उनके पास उसके बिना कोई मौका नहीं था। वह मुस्कुराकर कहता है कि वे सब ने मिलकर लड़ाई की थी और यह सिर्फ उसकी जीत नहीं थी। बहन बताती है कि उसे भी कुछ रिवॉर्ड्स मिले हैं, पर वह उन्हें रखने में संकोच कर रही है। हमारा लड़का उसे आश्वस्त करता है कि सब ठीक है क्योंकि उसने बफ देकर उसकी मदद की थी। फिर भी लड़की जिद करती है कि उसे इनाम का हिस्सा लेना चाहिए और B रैंक आइटम ब्लेजिंग स्टोन का नाम लेती है। यह सुनते ही हीरो चमक उठता है और पूछता है कि क्या वह इसे उसकी S रैंक स्टील क्लॉज से बदलना चाहेंगी। वह आश्चर्य से देखती है कि उसे यह इतना क्यों चाहिए, पर वह समझाता है कि ब्लेजिंग स्टोन उसके लिए ज्यादा कीमती है। यह सुनकर वह उसे उपहार में ही दे देती है क्योंकि उसे इससे कोई खास लगाव नहीं। हमारा लड़का खुशी में उछल पड़ता है, चिल्लाते हुए कि आखिरकार उसे ब्लेजिंग स्टोन मिल गया। लड़की उसे खुश देखकर लाल हो जाती है। तभी लूसिफर्स हेलो उसे सूचित करता है कि लड़की को उस पर थोड़ा सा क्रश है और साथ ही कोई उस पर जल भी रहा है। वह हल्का परेशान होता है, पर उसे फर्क नहीं पड़ता। उसे ब्लेजिंग स्टोन मिल गया है और अब
ग्राउंड 2 पर जाने का समय है। दृश्य रोग बिगिन में लौटता है। ग्राउंड 1 की केंद्रीय नगरी। वहाँ हमारा लड़का, विजर्ड लड़की और उसका भाई फिर मिलते हैं। वह बताती है कि उसने और उसके भाई ने अपने पिता की जिम्मेदारियां संभालने और उनका काम आगे बढ़ाने का फैसला किया है। भाई जोड़ता है कि अगली बार जब वे मिलेंगे वह और भी मजबूत होगा और वह हीरो को दिल से धन्यवाद देता है। हमारा लड़का मुस्कुराता है और कहता है कि वह उस दिन का इंतजार करेगा। जैसे ही वह दूर जाता है वह सोचता है कि आखिर उसे ब्लेजिंग स्टोन मिल ही गया, वह की आइटम जो सिर्फ ग्राउंड 1 में ही पाया जा सकता था। यह उसकी पिछली यादों की वजह से संभव हुआ, पर उसकी किस्मत ने भी उसका साथ दिया। पैसे पहले ही घर भेज दिए गए थे, इसलिए वह अपनी अगली मंजिल के लिए तैयार है। टेलीपोर्टेशन पोर्टल पर 2 एडवेंचरर्स उसे देखते हैं। एक पूछता है कि क्या यह वही व्यक्ति है जिसने डीमन लॉर्ड को हराया था, पर दूसरा हंसकर कहता है कि उसकी गियर देखकर तो ऐसा नहीं लगता। तभी एक नया सिस्टम विंडो प्रकट होता है और उससे पूछता है कि क्या वह ग्राउंड 2 जाना चाहता है। वह यस दबाता है और जैसे ही उसका शरीर टेलीपोर्ट होने लगता है, दोनों एडवेंचरर्स शॉक में देखते रह जाते हैं कि यही वह व्यक्ति था जिसने डीमन लॉर्ड को हराया था। एक दर्शक हंसते हुए कहता है कि यह सच नहीं हो सकता और दूसरा बस सपने देख रहा है। दृश्य ग्राउंड 2 की केंद्रीय नगरी में बदलता है, जिसे सेकंड लाइफ या सिटी ऑफ रेजिंग डिजायर्स कहा जाता है। सबसे पहले वह ग्रैंड कैसीनो पहुंचता है। जैसे ही वह बाहर खड़ा होता है, उसके सामने सिस्टम विंडो खुलती है। अमीलिया, उसकी छोटी बहन की मिस्ड कॉल। वह क्यूरियोसिटी में उसे वापस कॉल करता है। वह प्यार से बात शुरू करती है, पर जल्द ही उसकी आवाज तेज हो जाती है, पूछते हुए कि वह कहाँ है और क्या कर रहा है। डरी हुई कि वह किसी खतरे में न हो, वह उसे आश्वस्त करता है कि कुछ गलत नहीं, पर भीतर मन में मानता है कि वह अपनी एडवेंचरर की जिंदगी उससे और माँ से छिपाता है ताकि वे चिंता न करें। वह बात जारी रखती है, कहती है कि वह उस पर भरोसा करती है, पर फिर बताती है कि उनकी माँ की हालत और बिगड़ गई है। यह सुनते ही हीरो स्तब्ध रह जाता है, पास की बेंच पर बैठ जाता है और चुपचाप कसम खाता है कि वह माँ के इलाज के लिए जितना भी पैसा चाहिए। पास में 2 एडवेंचरर्स एक ऑक्शन की बात कर रहे हैं। एक पूछता है कि क्या कोई रेयर आइटम है, दूसरा बताता है कि वहाँ हाई एल्फ टीयर्स उपलब्ध होंगी। यह सुनते ही हमारे लड़के की रुचि बढ़ जाती है। उसे पता है कि हाई एल्फ टीयर्स एक ऐसी एलिक्सर बनाने का इंग्रेडिएंट है जो लगभग किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, शायद उसकी माँ की भी। पर वह यह भी जानता है कि यह लाखों में बिकेगा, इसे पाना आसान नहीं होगा, पर वह तय करता है कि वह जल्द से जल्द पैसे जुटाएगा। दृश्य बदलता है ग्राउंड 2 के ई रैंक डंजन इटर्नल स्नो फील्ड्स में। हीरो जानता है कि ऊंचे रैंक वाले डंजन जल्दी पैसे दिलाते हैं, पर इस बार उसका मकसद अलग है। आगे बढ़ते हुए वह कैशी नाम के मॉन्स्टर से मिलता है। हमारा लड़का अपनी यात्रा के दौरान जुटाई गई सारी चीजें उसे दे देता है। मॉन्स्टर प्रभावित होकर उसे एक गोल्डन कॉइन देता है। यह साधारण कॉइन नहीं बल्कि ए रैंक आइटम है जो गोल्ड कमाई को दोगुना कर देता है। सौदा पाकर संतुष्ट होकर हमारा लड़का तुरंत हंटिंग शुरू कर देता है। वह वेव पर वेव क्लियर करता है, भारी मात्रा में कमाई करता है और अपनी बढ़ती गोल्ड बैलेंस को देखकर गर्व महसूस करता है। अंत में वह 12 मिलियन गोल्ड जमा कर लेता है, पर यह काफी नहीं, इसलिए शहर लौटने का फैसला करता है। दृश्य ग्राउंड 2 के एक अंडरग्राउंड क्लब में बदलता है, वह जगह जहां लालच का बसेरा है और लोग पैसे के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। शेडी माहौल होने के बावजूद वह पीछे नहीं हटता। पास में एक आदमी जीत का जश्न मनाता है, कहता है कि उसकी बैड लक आखिर खत्म हुई, पर हमारा लड़का लूसिफर्स हेलो से देख लेता है कि उसने चीटिंग करके 10 मिलियन से ज्यादा गोल्ड कमाया है। इसे देखते हुए वह सोचता है कि यह करप्ट और धनी आदमी एक परफेक्ट टारगेट है। गंजा आदमी उसे देखकर मुस्कुराते हुए स्वागत करता है। हीरो भोला बनकर कहता है कि वह नया खिलाड़ी है, जबकि सच में वह यहाँ पहले अक्सर आता था। गंजा आदमी उसे आसान शिकार समझकर क्वीन ऑफ द कैसीनो नाम का रूलेट गेम खेलने का प्रस्ताव रखता है और उससे बेट अमाउंट चुनने को कहता है। तभी हमारा लड़का डीलर का मन पड़ता है। डीलर भी चीटिंग करने की तैयारी में है। हीरो को यह मजेदार लगता है और वह सोचता है कि यह कासिनो अब भी पहले जैसा ही है। उसे खेल याद है। क्वीन ऑफ द कासिनो में डीलर 2 बॉल्स फेंकता है और हर खिलाड़ी 2 नंबर्स चुनता है। अगर एक नंबर मिलता है तो आधा इनाम, दोनों मिले तो दोगुना, न मिले तो बेट रहता है और खेल जारी रहता है। एक राउंड में एक ही नंबर 2 बार नहीं चुना जा सकता। गंजा आदमी घमंड से नंबर पूछता है। हमारा लड़का शांत रहकर रेड 36 और ब्लैक 10 चुनता है और 10 मिलियन गोल्ड की बेट लगाता है। दोनों गंजा आदमी और डीलर शौक में जम जाते हैं। वह स्मर्क के साथ अमाउंट दोहराता है और याद दिलाता है कि अगर वे बॉल रुकने से पहले अपने नंबर्स नहीं चुनेंगे तो वे खुद ही हार जाएंगे, इसलिए जल्दी करें। जैसे ही बॉल घूमती है, डीलर डिसबिलीफ में उसे देखता है कि उसने इतना सही नंबर कैसे चुना। मीनवाइल हीरो बस मुस्कुराकर उसे अपने नंबर्स चुनने की याद दिलाता है। बॉल्ड आदमी
मनी डीलर से घबराकर फुसफुसाता है और पूछता है कि किस नंबर को चुना जाए। अंदर हीरो मुस्कुराता है, अपनी स्किल के लिए शुक्रगुजार कि वह सबके इरादों को पढ़ सकता है। वह जानता है कि डीलर का असली क्लास हंटर है और उसके पास एक खास स्किल है, स्नाइप 1, जो परफेक्ट एक्यूरेसी गारंटी करती है। कुछ ही पल में गेंदें ठीक रेड 36 और ब्लैक 8 पर रुकती हैं, जैसा उसने बताया था। वह शांति से जीत का दावा करता है, कहता है कि शायद आज उसका लकी डे है। अंदर से वह जानता है कि यह सब एक स्कैम था, जहां डीलर पहले से टारगेट नंबर्स जानकर प्लेयर को बता देता है। पर इस बार यह चाल काम नहीं आई, क्योंकि हमारा लड़का एक गैम्बलिंग वेटरन था। गुस्से में बॉल्डी उसे चीटिंग के आरोप में घेरता है और डीलर भी तुरंत सपोर्ट करता है। मैनेजर को बुलाने को कहता है। मैनेजर आता है और 10 मिलियन की बेट देखकर हैरान होता है और सुझाव देता है कि वे बाहर बात करें। हीरो तुरंत महसूस करता है कि बातचीत शांत नहीं रहेगी। उसकी आशंका सही साबित होती है जब गार्ड्स उस पर झपटते हैं। बिना झिझक वह एक टेबल को किक करके गार्ड्स पर फेंकता है और एक को पंच कर गिरा देता है। जैसे ही लड़ाई फैलती है, ज्यादा लोग उसके आसपास आ जाते हैं। एक शूटर शूट करने की कोशिश करता है और बाल्डी छुरी निकालता है। हीरो तुरंत रिएक्ट करता है। वह बाल्डी को पकड़कर उसे शूटर की ओर फेंक देता है। दोनों गिरते हैं। अफरा तफरी देखकर मैनेजर कहता है कि यह उससे कहीं ज्यादा ट्रबलसम निकला। एक कर्मचारी फुसफुसाता है कि यह वही व्यक्ति है जिसने बैप्टिज्म सेरेमनी का रिकॉर्ड तोड़ा था। यह सुनकर मैनेजर सख्त हो जाता है और समझता है कि मामला कितना खतरनाक है। किसी और ने कहा कि अगर यह वही इंसान है जो ग्राउंड पर भी आया है, तो इसका मतलब है कि उसने डीमन लॉर्ड को हरा दिया है। उनकी फुसफुसाहट से अनॉयड होकर हीरो कहता है कि वे समय बर्बाद बंद करें, या उसे बाहर फेंक दें या खेल जारी रखें। मैनेजर तुरंत अपनी मुद्रा बदलकर हीरो के आगे झुकता है और आरोप के लिए माफी मांगता है। बाहरी दिखावे में वह रिस्पेक्टफुल है, पर अंदर वह अभी भी उसे स्क्रू करने के बारे में सोचता है, क्योंकि उसे लगता है वह बस एक न्यूबी है। मैनेजर शालीनता से पूछता है कि क्या कोई तरीका है जिससे वह मिसअंडरस्टैंडिंग पूरा कर सके। हीरो एक ईविल स्मर्क छोड़ता है और क्लब का सारा पैसा मांग लेता है। मैनेजर हक्का बक्का होकर पूछता है क्या वह सब चाहता है। हीरो पुष्टि करता है और ऑक्शन इनविटेशन भी मांगता है। मैनेजर चुप्पा रह जाता है। जब वह हिचकिचाता है तो हीरो उसे चेतावनी देता है कि वह बेवकूफ बनने की नाटक न करे। वह उनके सारे गंदे ट्रिक्स जानता है और मना करने पर पब्लिक सिक्योरिटी को रिपोर्ट कर देगा या लौटकर उनका व्यापार बर्बाद कर देगा। नर्वस और पसीने में डूबा मैनेजर मान जाता है और सब कुछ दे देता है। दृश्य बदलता है सेकंड लाइफ सेंटर के ग्रैंड ऑक्शन हॉल में। हीरो अपना बैलेंस चेक करता है और पाता है कि उम्मीद के मुताबिक ज्यादा नहीं है, पर उसकी जरूरत के लिए पर्याप्त है। वह जानता है कि यह ऑक्शन ही उसका एकमात्र मौका हो सकता है हाई एल्फ टीयर्स पाने का। कसिनो के मैनेजर को हैंडल करके उसने इनविटेशन सिक्योर कर लिया है और अब उसे सिर्फ बिडिंग जीतनी है। वहीं वापस क्लब में एक नोटिस चिपका है, यह परमानेंटली क्लोज्ड कर दिया गया है। अंदर मैनेजर गुस्से में हीरो को कर्स करता है कि उसने सब कुछ छीन लिया। तभी ब्रांच मैनेजर आता है और सीन ऑक्शन हॉल पर लौटता है। ऑक्शन शुरू होता है और होस्ट अनाउंस करता है कि आज 11 रेयर आइटम्स ऑक्शन में हैं, सभी सिस्टम वेरीफाइड। पहला आइटम ऑर्किश सोर्ड है, अ कलेक्टर्स आइटम, पर फिर भी एक रैंक। बिड 2 मिलियन से शुरू होती है। ऑक्शन आगे बढ़ते ही हीरो सोचता है कि उसे एलिक्सिर के लिए क्या चाहिए। हाई एल्फ टीयर्स, आइस चाइमेराज फैंग और एंशिएंट रेड सॉइल। आमतौर पर ये खतरनाक डंजन्स में मिलते हैं, पर आश्चर्य से सभी 3 आइटम इसी ऑक्शन में है। फिर एज्योर ड्रैगन लिकर प्रदर्शित होता है और उसे समझ आता है कि अगर वह यह आइटम पा ले तो वह हिडन इक्विपमेंट जल्दी बना सकेगा। अगला आइटम आइस चाइमेराज फैंग है, रेयर एस रैंक ड्रॉप। स्टार्टिंग बिड 0.5 मिलियन है, पर कोई तुरंत 10 मिलियन लगाता है। हीरो शॉक में है और जब पीछे देखता है तो और बड़ा झटका खाता है। कैसीनो मैनेजर ने इसे ले लिया। उसे समझ आता है कि उस आदमी ने उसे ट्रिक किया क्योंकि उसके पास ज्यादा गोल्ड था। भले ही उसके पास बिडिंग करने के लिए गोल्ड था, वह डिसाइड करता है कि उसे बाद में बचाकर रखना है, क्योंकि वह सच में हाई एल्फ टीयर्स चाहता है। आइस चाइमेराज फैंग विंड स्नेक गिल्ड के मैनेजर को चला जाता है। यह एक विशाल इंटरकॉन्टिनेंटल गिल्ड है जिसकी क्षमता उसकी पर पहुंचती है। हीरो जानता था कि वह उस गिल्ड का हिस्सा है, पर उसने गिल्ड की ताकत की कम आंकना की थी। ब्रांच मैनेजर हीरो से पूछता है क्या वही व्यक्ति था जिसने क्लब का अराजकता मचाया। मैनेजर बताता है कि न केवल उसने उनका पैसा चुरा लिया, बल्कि ऑक्शन इनविटेशन भी ले लिया और खुले में इस्तेमाल किया। यह सुनकर ब्रांच मास्टर कहता है कि वे इस इंसल्ट को अनदेखा नहीं कर सकते। उन्हें उदाहरण कायम करना होगा और दिखाना होगा कि किसी ने उनकी गिल्ड को पार किया तो क्या होगा। अनाउंसर अगला आइटम अनाउंस करता है, एंशिएंट रेड सॉइल। कहा जाता है कि यह ग्राउंड 3 के एस रैंक डंजन्स में ही मिलता है। बिड 7 मिलियन से शुरू होती है, पर हीरो तुरंत 50 मिलियन लगा देता है। अनाउंसर चौंक कर मात्रा दोहरा देता है, पर थोड़ी ही देर में विंड स्नेक गिल्ड से 200 मिलियन की नई बिड आती है, सबको हक्का बक्का कर देने वाली। हीरो आश्चर्यचकित है। उसने कंपटीशन उम्मीद की थी, पर कीमत इतनी ऊंची कैसे बढ़ गई यह उसने नहीं सोचा था। उनकी वेल्थ और इन्फ्लुएंस
उसकी पहुंच से परे थी। भीड़ में गॉसिप चलता है और वह मैनेजर का मन पढ़कर जानता है कि स्नेक गिल्ड उसकी सभी बिड्स सैबोटाज करने की योजना बना रहा है, बदला लेने के लिए। यह समझकर वह दबाव महसूस करता है। अगर वे इंटरफियर करते रहे तो वह हाई एल्फ टीयर्स हार सकता है और बाद में उसे पाना और भी मुश्किल हो जाएगा। पैसे के जरिए इतनी शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन से लड़ना उसके बस का काम नहीं। फिर भी एक नया आइडिया उसके मन में उभरता है, जो रिस्की है पर शायद एकमात्र विकल्प है। वह साइज करता है, जानता है कि यह शांत नहीं खत्म होगा और हर आइटम पर बेटिंग शुरू कर देता है। जैसा उसने सोचा था, विंड स्नेक गिल्ड बेकार आइटम्स पर ओवरबिड करने लगती है। एज्योर ड्रैगन लिकर पर 300 मिलियन तक लगा देते हैं। हीरो नकली रूप से अनॉयड बनता है, जिस पर मैनेजर हंसता हुआ घोषित करता है कि वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक हर आइटम नहीं ले लेता। अंदर हीरो हंसता है, क्योंकि उसकी योजना थी ही कि वही लोग खुद ही सब पर बिड करके अपना पैसा उड़ाएं। आखिरकार हाई एल्फ टीयर्स की बारी आती है। इसे होली और ब्यूटीफुल बताया जाता है, एक ऐसी चीज जो दिल और आंसू चुरा ले। बिडिंग 50 मिलियन से शुरू होती है, पर हीरो तुरंत 500 मिलियन लगा देता है और सबको झकझोर देता है। वह जानता है कि इसे लॉक करना है, वह इसे छोड़ नहीं सकता। मैनेजर गुस्से में इसका दोगुना कर 1 बिलियन लगा देता है, सोचकर कि वह जीत जाएगा। पर उनकी बिड इनवैलिड कर दी जाती है, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपनी आइटम लिमिट पार कर ली है। मैनेजर के पास शब्द नहीं बचे। अनाउंसर रूल्स समझाता है कि एक बिडर अधिकतम 5 आइटम्स ही जीत सकता है। स्नेक गिल्ड ने वह संख्या पहले ही पूरी कर ली है। यह रेगुलेशन मोनोपोलीज रोकने के लिए बनाई गई थी। गुस्से में मैनेजर कहता है कि उसे इस रूल की जानकारी नहीं थी। हीरो जानता है कि यह नॉर्मल ऑक्शन नहीं, बल्कि एडवेंचरर्स एसोसिएशन द्वारा अप्रूवल वाली स्पेशल ऑक्शन थी, ताकि फेयरनेस बनी रहे। आयोजकों को यह नियम साफ करना चाहिए था, पर उन्होंने नहीं किया। ऑक्शनियर घोषणा करता है कि हाई एल्फ टीयर्स हेलो वाले व्यक्ति को 500 मिलियन में बिक चुका है। भीड़ ताली बजाती है, जबकि हीरो अपने नए नाम से ज्यादा खुश नहीं है। दूसरी ओर मैनेजर पागल हो चला है। वह आरोप लगाता है कि हीरो ने उसे अपमानित किया और इसे आसानी से नहीं जाने देगा। पर हीरो उसे शांत रहने और बाहर मामला सुलझाने को कहता है। निर्दोषों को इसमें न घसीटने की चेतावनी देता है। मैनेजर फिर भी आक्रोश में है, पर ब्रांच मास्टर बीच में आकर रोक देता है। उसने कह दिया कि यहाँ हिंसा प्रयोग करना एडवेंचरर्स एसोसिएशन से सजा ला सकता है। मैनेजर चुप रहता है और ऑक्शन समाप्त हो जाती है। बाद में हीरो बाहर बैठकर उस अराजक घटना पर विचार करता है। वह मानता है कि चीजें अनपेक्षित हो गईं, पर उसे राहत है कि उसने हाई एल्फ टीयर्स जीत लिया। बाकी 2 आइटम भले ही दूसरों ने ले लिए हों, पर उसे यकीन है कि वह उन्हें इवेंचुअली हासिल कर लेगा। फिर भी एजियर ड्रैगन लिकर खो देने का दुख उसे खटकता है, क्योंकि उससे उसका अगला हिडन आइटम बहुत जल्दी बन जाता। वह साइज करता है, समझते हुए कि अब वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। तभी एक लड़की पास आती है और उसके हेलो की बात करते हुए कहती है कि वह इतनी रेयर इक्विपमेंट पहन रहा है। हमारा लड़का चुपचाप खड़ा होता है और सोचता है कि वह कौन है। वह अचानक सवाल पूछने के लिए माफी मांगती है और पूछती है कि क्या वह विंड स्नेक गिल्ड के ब्रांच मास्टर को जानता है। वह चौंक कर उसका मतलब क्या है। लड़की बताती है कि गुस्से में खड़े मैनेजर के पास जो लंबे बालों वाला आदमी था, वही गिल्ड के ग्राउंड 2 डिवीजन का ब्रांच मास्टर था। हीरो स्वीकार करता है कि वह उसे नहीं जानता और गिल्ड से उसका लेना देना एक अलग वजह से था। फिर वह पूछता है कि वह कौन है। वह दावा करती है कि वह निजी कारणों से गिल्ड का पीछा कर रही है, पर हीरो माइंड रीडिंग स्किल से सच्चाई देख लेता है। उसका नाम मीला है और उसे एडवेंचरर्स एसोसिएशन ने गिल्ड की जांच के लिए भेजा है। हीरो तुरंत समझ जाता है कि वह लीग ऑफ 8 का हिस्सा होगी, एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त इलीट एस रैंक एडवेंचरर्स का समूह, जो स्पेशल मिशन संभालते हैं और बदले में बड़े रिवॉर्ड्स पाते हैं। ये लोग ताकतवर, सम्मानित और बेहद धनी होते हैं। यह उसे उसके गेम वाले पास्ट की याद दिलाता है, जब उसने गेम पूरा कर लिया था और बोर्डम में लीग ऑफ 8 ज्वाइन की थी। वह उससे पूछता है कि ब्रांच मास्टर जा चुका है, तो वह अब भी यहाँ क्यों खड़ी है। लड़की कहती है कि वह अपना मिशन जारी रखेगी, पर उससे एक आखिरी सवाल पूछना चाहती है। ये तैरता हेलो असल में है क्या, और उसने इसे कहाँ से पाया। वह तुरंत समझ जाता है कि उसे हिडन इक्विपमेंट के बारे में कुछ पता नहीं, ऐसे रेयर आइटम्स जिन्हें एसोसिएशन अप्रूव नहीं करती, एंड सच्चाई बताना परेशानी पैदा करेगा। इसलिए वह ऐसा दिखाता है जैसे वह खुद नहीं जानता कि वह किसकी बात कर रही है। तभी वह उसका मन पड़ता है और पता चलता है कि वह हेलो में दिलचस्पी सिर्फ इसलिए ले रही है क्योंकि वह उसे क्यूट लगता है। वह उसके चेहरों का तनाव महसूस कर पूछती है कि क्या कुछ गलत है। वह बात टाल देता है, कहता है कि यह एक लंबी कहानी है जिसे समझाने में बहुत समय लगेगा। यह सुनकर वह थोड़ी नाराज होती है, पर छोड़ देती है। कहती है कि वह उस आइटम को खुद ढूंढ लेगी। वह उसे जाते हुए देखता है, उसकी यूनिकनेस पर हैरान, जो टॉप 8 एलिट्स में से एक है, और उसकी कंपोजर तथा स्ट्रेंथ देखकर शायद उनमें से भी ऊंचे स्तर की। उधर लड़की भी उसे लेकर सोच रही। 7 रेल्म्स घूमने के बाद भी उसने ऐसा इक्विपमेंट कभी नहीं देखा। वह सोचने लगती है कि वह असल में है कौन। बाद में हम देखते हैं कि हमारा लड़का ए रैंक
डंजन मूनलाइट विल्डरनेस में बॉस को हरा देता है। बॉस गॉब्लिन्स ग्लव ऑफ थीवरी गिराता है, जो ठीक वही है जिसकी उसे तलाश थी। वह खुद को याद दिलाता है कि उसे एस रैंक डंजन जाकर आइस चाइमेरास फैंग हासिल करना है, पर उससे पहले उसे एक हिडन इक्विपमेंट जुटाना होगा। उसके लिए उसे गिल्ड से एजर ड्रैगन लिकर चुराना पड़ेगा, क्योंकि वही उसके नेक्स्ट हिडन आइटम का की इंग्रेडिएंट है। स्पेल डिटेक्शन से उनकी लोकेशन ट्रैक करते हुए वह जल्द ही पता लगा लेता है कि एलीट लड़की भी यहाँ छिपी हुई है। वह भी उसे देख लेती है और सोचती है क्या वह विंड स्नेक गिल्ड का पीछा कर रहा है। इसी बीच मैनेजर और ब्रांच मास्टर एक सीक्रेट पैसेज में घुसते हैं। वे विंड स्नेक गिल्ड के प्राइवेट बायोटोप में पहुंचते हैं, जहां ब्रांच मास्टर ब्लूमिंग फ्लावर्स की पंक्तियों का निरीक्षण कर रहा होता है। मैनेजर पूछता है कि हार्वेस्ट कैसा है। ब्रांच मास्टर कहता है कि यह काफी प्रॉमिसिंग दिख रहा है और हाई प्राइस पर बिक सकता है। मैनेजर राहत की सांस लेकर और मजदूर बुलाने निकल जाता है। तभी हमारा लड़का पीछे से प्रकट होकर कैजुअली कहता है कि फूल उगाना शायद उनका शौक है। मैनेजर और ब्रांच मास्टर दोनों शौक में जम जाते हैं। मैनेजर गुस्से से पूछता है क्या वह उनका पीछा कर रहा था। हीरो शांति से बताता है कि ये फूल मूनलाइट एलास मैजिकल डोपिंग के इंग्रेडिएंट्स हैं। ब्रांच मास्टर आंखें सिकोड़कर पूछता है क्या वह एडवेंचरर्स एसोसिएशन का एजेंट है। हीरो इसे नकारता है और कहता है कि उसे सिर्फ एजर ड्रैगन लिकर चाहिए, अगर वे दे दें तो वह चुपचाप चला जाएगा। मैनेजर गुस्से में फट पड़ता है और पूछता है क्या उसे अंदाजा है वह किससे बात कर रहा है। पर इससे पहले कि वह अटैक करे, हीरो गायब होकर एक पल में उसके पीछे दिखाई देता है। दूरी पर खड़ी एलीट लड़की यह सब चुपचाप देखती है। हीरो मैनेजर से कहता है कि गलत न समझे, वह लड़ने नहीं बात करने आया है और वह आइटम के बदले पेमेंट देने को भी तैयार है। मैनेजर गुर्राते हुए कहता है कि उसका असली टारगेट ऑक्शन में एजर ड्रैगन लिकर था और वह इसे कभी नहीं देगा। वह डैगर निकालकर उस पर झपटता है, पर हीरो आसानी से डॉज कर काउंटर अटैक करता है और एक ही वार में उसकी गर्दन पर चोट करके उसे बेहोश कर देता है। लड़की अविश्वास में देखती है कि उसने एक ही वार में उसे गिरा दिया। वह सोचती है कि उसने किस तरह की शॉर्ट स्वॉर्ड इस्तेमाल की, क्योंकि उसने ऐसा हथियार कभी नहीं देखा। ब्रांच मास्टर शांत रहता है और कहता है कि वह क्रिमिनल जैसे लोगों के सामने खड़ा होने के लिए बहादुर है, पर अब वह हद पार कर चुका है। उसकी पेशेंस खत्म हो चुकी है और अब उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। हीरो मुस्कुराता है और कहता है कि वह भी अब पीछे नहीं हटेगा। ऊपर से देख रही लड़की ध्यान से लड़ाई पर नजर रखती है, उत्साहित कि वह असल युद्ध में उसके हथियार को कैसे परफॉर्म करते देखेगी। जैसे ही फाइट शुरू होती है, हीरो तुरंत महसूस करता है कि ब्रांच मास्टर का लेवल उससे ऊंचा है। उनकी ब्लेड्स टकराती हैं और वह थोड़ा दबता हुआ लगता है। लड़की को एसोसिएशन से उसके बारे में सुना याद आता है, वही नया एडवेंचरर जिसने बैप्टिज्म सेरेमोनी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसकी चालों से स्पष्ट था कि वह स्किल्ड और शार्प फाइटर है। हालांकि सिमोन ब्रांच मास्टर निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली था। ब्रांच मास्टर एक भारी प्रहार करता है जिससे हमारा लड़का पीछे फेंका जाता है। वह स्मर्क कर कहता है कि वह बिगिनर होने के बावजूद अच्छा कर रहा है, पर उसे हराने की उम्मीद नहीं रख सकता। वह उसे मॉक करते हुए पूछता है क्या वह खुद को कोई हीरो समझता है जो कभी हार नहीं मानता। हीरो अपने होंठ से खून पोंछता है और कहता है कि हीरो होना उसके लिए मायने नहीं रखता। वह सिर्फ अपने लक्ष्य का पीछा करता है और किसी भी हालत में रुकने वाला नहीं। ब्रांच मास्टर उसे नाइव किड कहकर हंसता है और दोबारा चार्ज करता है। हीरो हर बार ब्लॉक करता हुआ आगे बढ़ता है। धीरे धीरे ब्रांच मास्टर असहज होने लगता है। कुछ उसकी चालों में अजीब है। लड़की और ब्रांच मास्टर दोनों नोटिस करते हैं। हीरो अपनी आंखें बंद करके सिर्फ मैजिक की फ्लो महसूस करते हुए सभी हमलों को डॉज कर रहा है। लड़की ने कभी ऐसा स्किल नहीं सुना और उसे कोई विजिबल आइटम भी नहीं दिखता, इसलिए उसे लगता है यह उसके मिस्टीरियस इक्विपमेंट की हिडन एबिलिटी है। ब्रांच मास्टर उसकी स्ट्राइक रोकता है, पर तभी उसके सामने एक ग्लोइंग सिस्टम विंडो खुलती है। सिस्टम बताता है कि उसने लूसिफर्स हेलो की तीसरी स्किल अनलॉक कर ली है। इसे अनलॉक करने के लिए उसकी स्पेल डिटेक्शन लेवल 252 तक पहुंचना थी। यह लेवल दुश्मन के अटैक्स ब्लॉक करने से बढ़ती है और दुश्मन जितना मजबूत उतनी तेज प्रगति। ब्रांच मास्टर और ग्राउंड 1 के डीमन लॉर्ड से लड़ाई के कारण उसने यह हिडन पैरामीटर जल्दी मैक्स कर लिया था। यह पढ़कर वह समझता है कि उसकी ग्रोथ कितनी तेज हुई है और खुश होता है कि ब्रांच मास्टर की ताकत ने उसे रिक्वायरमेंट जल्दी पूरी कराने में मदद की। तभी वह थोड़ी देर के लिए ध्यान भटकाता है और ब्रांच मास्टर उसकी छाती पर तलवार घोंप देता है, उसे डे ड्रीमिंग के लिए चिढ़ाते हुए। वह कहता है कि उसने इसलिए हारा क्योंकि उसने दुनिया को हल्के में लिया। यहाँ हमेशा उससे मजबूत कोई होगा, पर अचानक हीरो उसके पीछे प्रकट हो
हो जाता है, पूरी तरह सुरक्षित। वह शांति से कहता है कि स्ट्रॉन्गर या वीकर की बातें करता रहे। ब्रांच मास्टर स्तब्ध। हीरो तो अभी उसके सामने छुरा खा चुका था, पर वह यहाँ जिंदा खड़ा है। वह अनुमान लगाने लगता है कि शायद उसने कोई क्लास स्किल या हिडन एबिलिटी का इस्तेमाल किया। हीरो कहता है कि वह बहुत भावुक हो रहा है, इसे देखना शर्मनाक है। दूर से लड़की भी उसके प्रेजेंस में कुछ अजीब महसूस करती है, कुछ ऐसा जो वास्तविक नहीं लगता। ब्रांच मास्टर नीचे देखता है। हीरो का शरीर गायब हो चुका है, पर वार लगने की अनुभूति असली थी। इससे पहले कि वह समझ पाए, हीरो फिर सामने आता है और अटैक करता है। इस बार ब्रांच मास्टर उसकी गति को देख भी नहीं पाता। वह नीचे देखता है और पाता है कि हीरो की ब्लेड पहले ही उसकी छाती में घुस चुकी है। शौक में वह पूछता है कि अभी हुआ क्या था। लड़की देखती है कि आदमी दर्द से चीख रहा है, जबकि बाहर से वह बिल्कुल ठीक लग रहा है। यह सब उस तीसरी स्किल की वजह से है जो हीरो ने अभी अनलॉक की है। यह स्किल जिसे भी वह आंखों में देख ले, उसे हेलुसिनेशन महसूस कराती है। लड़की तब छाया से बाहर आती है और वह उसे स्मर्क के साथ ग्रीट करता है, कहते हुए कि लगता है उसे उसका पीछा करने में मजा आया। वह शांत स्वर में कहती है कि वह उसका पीछा नहीं कर रही थी, उसका असली लक्ष्य तो ब्रांच मैनेजर था। हमारा लड़का हंसते हुए आगे बढ़ने लगता है, कहता है कि बाकी काम वह निपटा दे, लेकिन अचानक कदम रोककर याद करता है कि एक आखिरी काम रह गया है। वह इन्वेंट्री खोलता है, गॉब्लिन्स ग्लव ऑफ थीवरी इक्विप करता है और मैनेजर के शरीर की ओर बढ़ता है। ग्लव्स का इस्तेमाल करते हुए वह एज्योर ड्रैगन लिकर निकाल लेता है, सोचते हुए कि इससे वह दूसरे डीमन लॉर्ड को जल्दी हरा पाएगा और अंततः अपनी माँ को ठीक कर पाएगा। लड़की उसे घूरती रहती है, जिससे वह थोड़ा नर्वस हो जाता है। वह पूछता है कि कुछ गलत है क्या और साफ करता है कि वह जो कुछ कर रहा है सब परफेक्टली लीगल है। वह कहती है कि उसे कोई शिकायत नहीं, तो वह हाथ हिलाकर अलविदा कह देता है और चल देता है। उसे जाते देख लड़की सोचती है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है कि उसने क्लास स्किल्स या प्रतिबंधित आइटम्स का इस्तेमाल किया हो, तो उसकी सारी ताकत उसी हेलो से आनी चाहिए। वह हेलो एसोसिएशन की फॉरबिडन लिस्ट में नहीं है, इसलिए टेक्निकली उसने कोई नियम नहीं तोड़ा। फिर भी लड़की निष्कर्ष निकालती है कि वह किसी भी तरह का ऑर्डिनरी एडवेंचरर नहीं है। सीन बदलता है ग्राउंड 2 के टोवर्स वर्कशॉप पर। हीरो मुस्कुराते हुए पहुंचता है, क्योंकि अब लिकर की मदद से अपना अगला हिडन आइटम क्राफ्ट करने का समय है। जैसे ही वह अंदर जाने वाला होता है, दो आदमी गुस्से में बाहर निकलते हैं, अंदर किसी पर चिल्लाते हुए कि एक बूढ़ा लोहार खुद को लेजेंडरी कहकर परेशान करता रहता है। हमारा लड़का मन ही मन हंसता है, उसे पता है कि यह टोवर ही है, लेजेंडरी क्राफ्ट्समैन जो सिर्फ उनके लिए काम करता है जो उसे स्पेशल गिफ्ट्स देते हैं। वह अंदर कदम रखता है और पोलाइटली कहता है एक्सक्यूज मी, तभी एक हथौड़ा उसकी ओर उड़ता है। वह एक लकड़ी के टुकड़े से उसे आसानी से रोक देता है। सामने वही चिड़चिड़ा बूढ़ा लोहार खड़ा है, आंखें तरेड़ते हुए। वह गुर्राता है कि रैंडम बच्चे उसे डिस्टर्ब करने आ जाते हैं और उसके पास उनके लिए न समय है न उपकरण। हमारा लड़का अंदर ही अंदर साई करता है, वह बिल्कुल नहीं बदला। फिर भी वह अनुरोध करता है कि उसे बस उसकी बात सुन ले, लेकिन बूढ़ा भड़क कर कहता है कि उसका नाम इतनी कैजुअली न ले। हमारा लड़का गर्व से एजर ड्रैगन लेकर दिखाता है और बताता है कि वह उसके लिए कुछ खास लाया है। बूढ़ा इतना रेयर ड्रिंक देखकर स्टन्ड रह जाता है और तुरंत उसे मांगता है। हीरो को गेम की याद आती है। इस लिकर को देने से बूढ़ा ड्रंक और फ्रेंडली हो जाता है और एस रैंक इक्विपमेंट फॉर्ज करता है, पर यह वह नहीं चाहता। वह ब्लेजिंग स्टोन भी निकाल कर दिखाता है। बूढ़ा प्रभावित होकर उसे अंदर बुलाता है, जहां हमारा लड़का शराब गर्म करता है। बूढ़ा भावुक होकर बताता है कि उसकी दिवंगत पत्नी को यह शराब बहुत पसंद थी, खासकर ब्लेजिंग स्टोन से गर्म की हुई। हीरो चुपचाप मुस्कुराता है, उसे पता है कि उसने हिडन इवेंट ट्रिगर कर दिया है। नियम यही था, सिर्फ लिकर देने पर एस रैंक इक्विपमेंट, लेकिन लिकर प्लस ब्लेजिंग स्टोन देने पर मिस्टीरियस हिडन रैंक इक्विपमेंट मिलता है। रात भर बूढ़ा बातें करता और पीता रहता है। सुबह होते ही जब हीरो देखता है कि उसने रात भर काम किया, बूढ़ा कृतज्ञ होकर वादा करता है कि वह उसके लिए कुछ ट्रूली स्पेशल फोर्ज करेगा। हीरो आभारी होकर स्वीकार करता है, उसे लेजेंडरी ब्लैकस्मिथ से यही उम्मीद थी। फाइनल आइटम हिडन इक्विपमेंट का तीसरा हिस्सा है, एक पावरफुल लेग आर्मर जो फ्री मूवमेंट और टेलीपोर्टेशन देता है। इसमें एक स्किल भी है जो अभी लॉक्ड है। इस आइटम के साथ हमारा लड़का महसूस करता है कि वह एस रैंक डंजन ग्रेस कासल में जाने के लिए तैयार है। यह सुनकर बूढ़ा उसे एक नॉन अल्कोहलिक लिकर गिफ्ट करता है। यह ड्रिंक बॉडी को बेहद गर्म बनाती है। वह उसे आइस डीमन लॉर्ड की चालाकी के बारे में चेतावनी देता है। हीरो उसे धन्यवाद कहकर ग्राउंड 2 पहुंचता है, जहां ग्रेस कासल बर्फ से ढका चमक रहा है और एडवेंचरर्स से घिरा है। पहुंचते ही उसे तीखी ठंड चुभती है और वह बूढ़े की दी हुई लिकर पी लेता है। तुरंत ही उसे शरीर में गर्माहट फैलती महसूस होती है और स्टेटस विंडो दिखाती है कि इसका असर अगले 100 मिनट चलेगा। राहत की सांस लेते हुए वह सोचता है कि अब उसे भारी कपड़े नहीं चाहिए। पास के एडवेंचरर्स उसे देखते हैं और फुसफुसाते हैं, कुछ उसके हल्के कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं, कुछ उसके ग्लोइंग हेलो को देखकर हंसते हैं कि वह कोई नया बेवकूफ रुकी है। अचानक एक टाइमर विंडो खुलती है, उसे सिर्फ 1 घंटा
और इन 3 मिनट बचे हैं। उसे याद आता है कि ग्राउंड 2 के एस रैंक डंजन्स का सख्त 2 आवर लिमिट होता है। ज्यादा रुकने पर खिलाड़ी टेलीपोर्टेड आउट हो जाता है और एंट्री फी व गोल्ड का आधा हिस्सा पेनल्टी में चला जाता है। उसे वे दिन याद आते हैं जब उसे इसी पेनल्टी से बचने के लिए नए इक्विपमेंट और पैसे कमाने पड़ते थे। फोकस वापस लाकर वह आगे बढ़ता है और देखता है कि आगे बहुत से एडवेंचरर्स लड़ाई में लगे हैं। वह नोट करता है कि कई लोग उससे आगे निकल चुके हैं, पर उसे याद है कि उसका लक्ष्य सिर्फ डीमन लॉर्ड के हॉल तक पहुंचना है ताकि आइस चाइमेरास फैंग मिल सके। आगे 2 एडवेंचरर्स शिकायत कर रहे हैं कि वे बहुत स्लो हैं और समय निकलता जा रहा है। अचानक लेवल 82 मॉन्स्टर कुनिकुलस सामने आ जाता है। एडवेंचरर्स झुंझलाकर चिल्लाते हैं, अब और देर नहीं झेल सकते। तभी हमारा लड़का हवा की तरह उनके पास से गुजर जाता है। मॉन्स्टर और एडवेंचरर्स दोनों हैरान रह जाते हैं। मूवमेंट इतना स्मूथ है जैसे वह हवा पर चल रहा हो। यह उसके नए शूज का असर है। थोड़ा आगे 2 फ्लाइंग मॉन्स्टर्स मिलते हैं, पर वह तुरंत मारकर कासल की ओर बढ़ जाता है। बाकी एडवेंचरर्स हैरान हैं। कुछ कहते हैं वह शायद कोई स्पिरिट है, क्योंकि वह लिटरली उड़ रहा है और सिर पर हेलो चमक रहा है। यहाँ तक कि मॉन्स्टर्स भी उसके लिए क्वाइटली प्रे करते दिखते हैं। कुछ ही देर में वह डीमन लॉर्ड के कासल पहुंच जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि सिर्फ 5 मिनट लगे। गेट पर वह एलीट लड़की को देखता है और मन ही मन ग्रोन करता है। उसे उम्मीद थी वह इससे बच जाएगा। उसकी गतिविधियों से अंदाजा लगाता है कि वह भी हिडन इक्विपमेंट की तलाश में है और सोचता है कि उसकी रैंक की कोई वहां क्या कर रही है। लड़की गेट का निरीक्षण करती है और बड़बड़ाती है कि उसकी जानकारी के अनुसार कोई अंदर छिपा हुआ है। उसे पता है कि डीमन लॉर्ड भी अंदर है और एडवेंचरर 2 घंटे से ज्यादा डंजन में नहीं रह सकते, लेकिन शायद अंदर वाला व्यक्ति इसे बाईपास करने का कोई तरीका जानता है। वह एक ही बार में विशाल दरवाजा तोड़ देती है और अंदर चली जाती। हमारा लड़का उसकी ताकत देखकर प्रभावित होता है और चुपचाप पीछे पीछे चलता है। अभी वह भीतर कदम रखने ही वाला था कि पीछे से मॉन्स्टर्स की वेव आ जाती है। वह बिना रुके टेलीपोर्टेशन इस्तेमाल करके सभी को बाईपास कर कासल के अंदर पहुंच जाता है। एक नोटिफिकेशन आता है। वह अब मेन कासल की 9th फ्लोर पर है। 10वीं फ्लोर पर डीमन लॉर्ड का हॉल है और उससे पहले उसे मिड बॉस हराना होगा। नए लेग गियर पर भरोसा करते हुए वह पर्सनल रिकॉर्ड सेट करने निकल पड़ता है। इस बीच कासल की 7th फ्लोर पर विंड स्नेक गिल्ड का गिल्ड मास्टर अपनी ही पार्टी को बिट्रे कर चुका है। वह उन्हें डांटता है और अचानक एक का सिर काट देता है। उसके सिर ऊपर टाइमर बढ़कर 2 घंटे 42 मिनट हो जाता है। उसने एक एडवेंचरर से समय चुरा लिया है। वह डंजन में भटकते रहने और ट्रेजर्स खोने पर बड़बड़ाता है। एक डरा हुआ आदमी दया की भीख मांगता है, पर वह उसे भी काट डालता है। टाइमर अब 4 घंटे 21 मिनट 58 सेकंड्स दिखा रहा है। जल्द ही एक और आदमी मरने की भीख मांगता है, पर गिल्ड मास्टर उसे भी मार देता है। वह आखिरी बचे आदमी की ओर मुड़कर पूछता है कि क्या आज बस यही लोग अंदर आए थे। कम संख्या से वह नाराज दिखता है। बाजी में माफी मांगते हुए बताता है कि वे और लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। गिल्ड मास्टर ठंडे स्वर में पूछता है कि क्या उसे ही रिप्लेसमेंट इस्तेमाल कर लिया जाए। घबराया हुआ वो आदमी जान बचाकर भागता है, डरते डरते सोचते हुए कि गिल्ड मास्टर दूसरों को मारकर उनकी टाइम लिमिट चुरा रहा है और शायद बहुत देर तक डंजन में ही रहना चाहता है। उसे डर लगता है कि पता नहीं अभी कितने लोग और मरने वाले हैं। उधर गिल्ड मास्टर को याद आता है कि ब्रांच मैनेजर को लीग ऑफ 8 की उस लड़की ने पकड़ लिया था। एसोसिएशन का तरीका वो जानता है। पहले एग्जीक्यूटिव्स को गिराते हैं, फिर पूरे ग्रुप को खत्म कर देते हैं। वो समझता है कि शायद वे उसे ढूंढ लें, पर टाइम लिमिट का फायदा फिलहाल उसी के पास है। इधर हमारा बॉय 9th फ्लोर पर चिल कर रहा है और फ्री फ्लो कॉम्बैट का मजा ले रहा है। तभी उसे 10th फ्लोर से भारी मैजिकल पावर महसूस होती है, शायद डीमन लॉर्ड की, लेकिन उसके पीछे एक और प्रेजेंस, उससे भी ज्यादा खतरनाक। वो खुद को याद दिलाता है कि उसका टारगेट अब भी डीमन लॉर्ड ही है। मॉन्स्टर्स को काटता काटता वो मिड बॉस चेंबर की ओर बढ़ता है। तभी दरवाजा खुलता है और वही एलीट गर्ल अंदर आती है। हमारा बॉय तुरंत पहचान लेता है, दूसरी एनर्जी उसी की थी। लड़की देखती है कि सारे मॉन्स्टर्स पहले से ही मरे पड़े हैं। तभी अचानक 2 लेवल 92 गोलम्स प्रकट हो जाते हैं। वो समझ जाती है कि किसी ने मिड बॉस को ट्रिगर कर दिया है। बिना समय गंवाए वो अपना स्पिरिट समन करती है और हल्की सी माफी मांगते हुए दोनों बॉसेस को एक ही बार में खत्म कर देती है। ऊपर छुपा हमारा बॉय दंग रह जाता है बॉसेस को एक अटैक। यह लेवल किसी और ही दुनिया का है। उसे याद आता है कि मिड बॉस मरते ही डीमन लॉर्ड चेंबर का दरवाजा खुल जाता है, पर गर्ल अंदर जाने की बजाय कहती है कि वो एनेक्स बिल्डिंग चेक करेगी। ये सुनकर हमारा हीरो राहत की सांस लेता है, पर
जाते जाते गर्ल को अचानक कोई नजर रखता हुआ महसूस होता है, पर उसे कुछ दिखता नहीं। लड़की के जाते ही हीरो हैवी डोर खोलकर अंदर बढ़ता है और सामने दिखता है खून लथपथ कमरा, लाशों से भरा हुआ। डीमन लॉर्ड हंसते हुए उसे लाइव स्टॉक कहकर चिढ़ाता है। हमारा बॉय डेड बॉडीज को महसूस करते हुए पाता है कि एक आदमी अब भी जिंदा है। वो कमजोरी से कहता है भाग जाओ, पर डीमन लॉर्ड हमला कर देता है। हीरो पैटर्न पहचान कर बच जाता है, लेकिन इस दुनिया में टाइमिंग गेम से अलग लगती है। डीमन लॉर्ड हंसकर बताता है कि आज 10 लोग उसके पास आए थे, अब वो उसका अगला भोजन बनेगा। सर्वाइवर डर से सोचता है कि ऐसे मॉन्स्टर से लड़ना मतलब सीधी मौत। डीमन लॉर्ड गर्ज कर हमला करता है। तभी हमारा बॉय टेलीपोर्ट स्किल से गायब होकर उसकी आंख के सामने उसका चेहरा चीर देता है। खून फटकर उड़ता है और सर्वाइवर अविश्वास में जम जाता है। हीरो बेपरवाह बोलता है इतना भी दर्द नहीं हुआ होगा। डीमन लॉर्ड हंसकर कहता है कि अच्छा है, खाने से पहले वार्म अप हो जाएगा। अचानक वो एक विशाल आइस स्पेल छोड़ता है, पूरा एरिया जमा देता है। सोचता है कि हीरो मर गया,